आज का टॉपिक है टीयर द फियर ऑफ नैक विद नैक। ये दो नैक हैं, एक होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल और दूसरा जो नैक है केएनएसी के। इसका मायने क्या होता है बता सकते हैं? केएनएसी के नैक का मतलब क्या होता है? केएनएसी के नैक का मतलब, यदि आप अभी आपके पास मोबाइल है तो गूगल कर लीजिए, करिए गूगल। मैं आपको इसलिए कर रहा हूं कि आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कर लीजिए कि नैक को कराने के लिए और नैक का जो फियर है उसको टीयर करने के लिए नैक होना जरूरी है। तो नैक का मीनिंग क्या हुआ? स्किल। वेरी गुड, स्किल या एबिलिटी। आपके पास नैक को कराने के लिए स्किल होना चाहिए और एबिलिटी होना चाहिए। और यदि आपके पास स्किल नहीं है तो स्किल में से एस हटा दीजिए, बचा क्या? किल। और किल में से के हटा दीजिए, बचा क्या? इल। आप इल हैं तभी लोग आपको किल करते हैं, क्योंकि आपके पास होता नहीं है। क्लियर? तो क्या होना जरूरी है? स्किल होना जरूरी है। और यदि आपके पास स्किल है तो आपके पास क्या आ जाएगा? नैक आ जाएगा। और जैसे ही नैक आ जाएगा तो आप नैक के दरवाजे को नॉक कर सकते हैं। नॉक मतलब खटखटाना। तो नैक से नॉक, नैक के दरवाजे को आप क्या करेंगे? नैक करेंगे। और इसीलिए आपको फियर को क्या करना है? टीयर करना है। और टीयर करना है तो टीयर कैसे कर सकते हैं? टी को हटा दीजिए, बचा क्या? ईयर। और यदि आपको फियर है तो फियर में से भी एफ हटा दीजिए, बचा क्या? ईयर। तो इसीलिए इन पूरे समय पे आप मुझे केवल अपना क्या दीजिए? ईयर दीजिए, क्योंकि मैं सुभाष चंद्र बोस नहीं हूं जो ये कहूं कि आप मुझे खून दीजिए और मैं आपको आजादी दूंगा। आजाद तो आप हैं और मुझे खून की जरूरत नहीं है। मुझे चाहिए केवल और केवल आपका क्या? ईयर चाहिए, ताकि मैं आपको क्या दे सकूं? नैक दे सकूं, ताकि आपका महाविद्यालय क्या करा सके? नैक करा सके और यह कह सके कि प्रगति महाविद्यालय किसके पथ पर है? प्रगति के पथ पर है। ठीक? तो इन अवधि में हम इसी का प्रयास करते हैं। आज की जो हाईलाइट है प्रेजेंटेशन की वो ये है कि नैक का विजन और मिशन क्या है। आपके महाविद्यालय का भी क्या होगा? विजन और मिशन होगा। विजन मतलब ये कि इन आंखों से आप आने वाले महाविद्यालय को आने वाले वर्षों में कहां पर देखना चाहते हैं, और जहां देखना चाहते हैं उसको करने के लिए आपके पास एक क्या होना चाहिए? मिशन होना चाहिए। हम हर काम को मिशन मोड पे करते हैं। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि नैक के काम को मिशन मोड पे किया जाए। तो मिशन मोड पे जैसे ही काम प्रारंभ हुआ तो वो सारे महाविद्यालय जो कि उस साल में नैक कराने की श्रेणी में नहीं थे, उन सारे महाविद्यालयों को ले लिया गया और सबको कहा गया कि आपको नैक कराना है। तो वो महाविद्यालय भी नैक करा लिए जहां एक भी व्यक्ति रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है और वहां सारे के सारे गेस्ट फैकल्टी हैं। उस महाविद्यालय का भी नैक हो गया और उस महाविद्यालय को बी ग्रेड भी मिल गया। अब आप कहिए टीचर कहां से आए? रेगुलर टीचर कहां थे? एक भी रेगुलर टीचर नहीं है। ये वही टीचर थे जिनको 300 रुपया पर डे पर पीरियड के हिसाब से मिलता है। उनसे हमने नैक करवा के उस कॉलेज को बी ग्रेड दिलवा दिया। तो उनमें भी क्या आ गया? नैक आ गया। उनमें भी क्या आ गया? स्किल आ गया। तो वो कॉलेज जहां पर आप जाना भी कभी सोचेंगे भी नहीं कि दरभा और झीरम की घाटी को क्रॉस करके आप जाएं, जहां पर हमारे इतने नेताओं का शहीद वहां पर हुए थे, उस घाटी को क्रॉस करके जाने पर आपको सुकमा मिलता है। तो सुकमा का महाविद्यालय भी नैक करा लिया। आप जाइए भोपालपट्टनम, जो कि महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा से लगा हुआ हमारे छत्तीसगढ़ का अंतिम छोर है, उस महाविद्यालय ने भी नैक करा लिया। जहां पर अगले दिन सुबह जाइए तो लाल सलाम लिखा हुआ पर्ची मिलता है कॉलेज में। वो कॉलेज भी यदि नैक करा ले रहा है तो नैक से बचा कौन? कोई नहीं बचा। और उधर शंकरगढ़ करा लिया, इधर वाड्रफ नगर करा लिया, इधर जशपुर करा लिया। अंदर अंदर के गांव जो कभी सोचे नहीं थे उन लोगों ने नैक करा लिया। नैक के लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग, इसमें तो 4 हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस तैयार हो जाते। इतनी बड़ी बिल्डिंग में हमने उन सब कॉलेजेस का नैक करा लिया। और वो कॉलेज जिसका कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, पूरा का पूरा एक मैदान में बीच में एक कॉलेज है, उसने भी नैक करा के बी ग्रेड ले आया। और वो एक नैक का टीजर निकाला। आजकल फिल्मों का टीजर निकलता है, नैक का भी टीजर उस महाविद्यालय ने निकाल लिया। मतलब हम आईसीटी में भी किसी से पीछे नहीं है। तो हम उन सारे चीजों का उपयोग लगातार करते चले जा रहे हैं। वो हमारा मिशन है जो कि हमें कहां ले जाएगा? हमारे विजन की ओर ले जाएगा। फिर
कोर वैल्यूज, हर परिवार में अपनी अपनी वैल्यूज होती हैं, हमारी अपनी भी कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं, हर इंस्टीट्यूशन की भी वैल्यूज होती हैं, वैसे ही नैक की भी क्या होंगी, कुछ वैल्यूज होंगी, उस पर चर्चा करेंगे। और रिवाइज्ड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क, वो फ्रेमवर्क जो है उस फ्रेम में हम कैसे अपने महाविद्यालय को लेकर आ सके। फोकस हमारा किस पर होगा, असेसमेंट पर फोकस होगा हमारा। फिर क्वालिटी इंडिकेटर, कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो क्वालिटी के लिए यूज किए जाएंगे, फिर क्राइटेरिया वाइज उसके इंडिकेटर लेंगे। फिर असेसमेंट का प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से असेसमेंट होगा, उस पर बात करेंगे। असेसमेंट का आउटकम क्या होगा, आउटकम मतलब यदि आपके यहां विद्यार्थी आ रहा है, वो बीएड कर रहा है, तो बीएड का आउटकम क्या है, प्रोग्राम का आउटकम क्या है। फिर आपके यहां एमएड कर रहा है, तो एमएड प्रोग्राम का आउटकम क्या है। किसी बीएड के विद्यार्थी से पूछिए कि बीएड करने के बाद क्या, तो कहेगा केवल टीचिंग। नहीं, टीचिंग के अलावा भी तो बहुत सारे हैं। एमएड करने के बाद क्या, केवल टीचिंग नहीं, आउटकम बहुत सारे उसके होंगे। वो सारे आउटकम स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, स्टूडेंट्स को पता होने के पहले फैकल्टी को पता होना चाहिए, फैकल्टी को पता होने के पहले प्रिंसिपल को पता होना चाहिए, प्रिंसिपल को पता होने के पहले मैनेजमेंट को पता होना चाहिए। मतलब हर एक व्यक्ति जो उससे जुड़ा हुआ है उसको उसका आउटकम पता होना चाहिए। तो वो आउटकम की बात करेंगे और उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम की बात करेंगे। विजन क्या है, विजन ये है, नैक ये कहता है कि क्वालिटी जो है उसको डिफाइनिंग फैक्टर बनाया जाए। मतलब ये है कि नैक का तात्पर्य यह है कि क्वालिटी, यदि एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो एक पहलू यदि मान लीजिए क्वालिटी है, तो उसका दूसरा पहलू जो होगा वो नैक होगा। और सिक्का को उछालिए तो इधर नैक गिरेगा, दूसरी बार उछालेंगे तो क्या गिरेगी, क्वालिटी गिरेगी। और क्वालिटी उसका सबसे बड़ा पैरामीटर है। क्वालिटी किसमें, क्वालिटी हायर एजुकेशन में। आपकी भी क्वालिटी लगातार बढ़ती गई है। पहले आप 100 रुपए का सैंडल या 100 रुपए के जूता पहनते थे, और आज आपका सैंडल या जूता 1000 से कम का नहीं होता और कई हजार हो जाता है। पहले 2 लाख 3 लाख 4 लाख की कार में चलते थे, आज आपकी कार की वैल्यू जो है वो 10 से 15 लाख की हो गई है। पहले आप अनरिजर्व कंपार्टमेंट में चलते थे, बाद में आप स्लीपर क्लास में चलने लगे, और आज आप AC3 से कहां पहुंच गए हैं, AC2, और AC2 से कहां पहुंच गए हैं, फ्लाइट में पहुंच गए। तो हमारी कंफर्ट की क्वालिटी भी क्या हो गई, बढ़ गई। पहले हमारे घरों में लकड़ी की कुर्सियां हुआ करती थी, उसके बाद दूसरा सोफा आया, आज हमारे पास सोफा जो है वो कंफर्ट वाला सोफा है, उस पर जितना जोर से बैठते हैं उतना ही ऊपर उछलते भी हैं। उसमें भी क्या बढ़ गया, और उसकी भी क्या बढ़ गई, क्वालिटी। यदि कार जो है वो 50 लाख में आ रही है, तो 5 लाख में भी कार आती है। तो 5 लाख की कार और 50 लाख की कार में अंतर क्या है, कंफर्ट का अंतर है, ड्राइविंग कंफर्ट का अंतर है। तो वही एक कंफर्ट उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है। तो हम नैक कराने से हमें क्या फायदा होगा, हमारे इंस्टीट्यूशन की क्या बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी। और वो क्वालिटी जो है वो उनके लिए जरूरी है जो आपके यहां पढ़ते हैं, या उनके लिए जरूरी है जो पढ़ने वाले बच्चों को हमारे यहां भेजते हैं, या उनके लिए जरूरी है जो इन बच्चों को रिक्रूट करते हैं और एम्प्लॉयर बनते हैं। उनके लिए भी क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए। आप क्वालिटी के लिए कभी समझौता नहीं करते, ज्यादा कीमत लग भी रहा होगा तो आप दे देते हैं, क्योंकि आपको क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए। तो आप महंगा होने के बाद भी उसको लेते हैं, क्योंकि आपको चाहिए क्या होता है, क्वालिटी चाहिए होती है। फिर आता है मिशन क्या है, मिशन में कहता है कि पीरियोडिक असेसमेंट। तो पीरियोडिक असेसमेंट होना चाहिए हर बार, 15 दिन में, 1 महीने में, या 2 महीने में, या 3 महीने में हमारा असेसमेंट हो। और असेसमेंट कैसे हो, 2 तरीके से हो, एक सेल्फ असेसमेंट हो और दूसरा एक्सटर्नल असेसमेंट हो। यहां देखिए सेल्फ और एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट की बात कर रहा है या इवैल्यूएशन की बात कर रहा है। सेल्फ असेसमेंट पहले करें कि मैं क्या हूं ये मैं जानूं, मेरी स्वॉट एनालिसिस मैं कर पाऊं। स्वॉट मतलब मेरा स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेस, मेरी अपॉर्चुनिटीज और मेरे चैलेंज मुझे पता होना चाहिए। यदि मैं इंटरव्यू में गया और मुझसे पूछा गया कोई 5 आपके स्ट्रेंथ्स बताइए, तो मैं बगले ना झांकूं, बल्कि जैसे ही पूछा वैसे ही मैं अपने 5 स्ट्रेंथ उनको बता दूं। फिर मुझसे पूछेगा 3 वीकनेस बताइए, वीकनेस मुझ में क्या होगा, नहीं, हर एक व्यक्ति में वीकनेस होगा, वो भी मुझे जानना है। मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, मेरे चैलेंजेस क्या है, ये भी मुझे जानना होगा। तो एक ऐसा स्क्वायर बनेगा, यहां यदि स्ट्रेंथ है तो इधर वीकनेस है, तो यहां अपॉर्चुनिटी है तो यहां चैलेंज है। स्ट्रेंथ का चैलेंज से और वीकनेस का अपॉर्चुनिटी से सीधा सीधा संबंध होना चाहिए, तो वो मैं यहां पर कर पाऊं। और एकेडमिक जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको हम कैसे सस्टेन करें। आजकल एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया जा रहा है हर जगह, सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट ऐसा हो जो सस्टेन करे, सस्टेन करे मतलब बना रहे, उसका ग्राफ नीचे ना आए, ऐसा होना चाहिए, सीधा ऊपर जाता हुआ होना चाहिए, वो वेव्स के जैसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी आप यहां बढ़ गए और धम से नीचे गिर गए, फिर ऊपर उठे, फिर गिरे, फिर ऊपर उठे, फिर गिरे, वैसा नहीं। इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस आपका ऐसा दिखना चाहिए, इसलिए असेसमेंट होना चाहिए और एक एनवायरमेंट क्रिएट करे। आपको लगता है कि आप सब क्या हैं? क्या हैं आप लोग? टीचर्स हैं, ठीक? आप अपने आप को टीचर्स कहते हैं, लेकिन आज के इस मोबाइल में आप अभी गूगल किए, राइट? गूगल करके आपने क्या बताया? उसका मीनिंग बताया। जब डॉक्टर गूगल है और प्रोफेसर विकिपीडिया है, तो इन टीचर्स की क्या जरूरत है? हर बच्चा ये कहेगा आप जो पढ़ाते हैं उससे बेहतर जानकारी किसमें है? डॉक्टर गूगल में है। आप जो बताते हैं उससे बेहतर जानकारी किसमें है? प्रोफेसर विकिपीडिया में है। तो आपकी क्या जरूरत है? तो आप अपनी जरूरत को कैसे प्रतिपादित करेंगे, वो जरूरी है। तो आज के इस डॉक्टर गूगल और प्रोफेसर विकिपीडिया के जमाने में टीचर को यदि कोई टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं करती है, तो वो इसलिए नहीं करती है कि ये जो टेक्नोलॉजी है या ये जो टेक्नोलॉजी जिसका हम यूज कर रहे हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी जो है ये इंटेलिजेंट क्वोशंट से चलती हैं या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती है। लेकिन एक टीचर जो है उसके पास इंटेलिजेंट क्वोशंट भी होता है, वो तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा जो इन टेक्नोलॉजी के पास नहीं होता, वो होता है टीचर के पास इमोशनल क्वोशंट होता है, टीचर के पास सोशल क्वोशंट होता है, टीचर के पास रिलीजियस क्वोशंट होता है, टीचर के पास साइकोलॉजिकल क्वोशंट होता है, जो कि इस टेक्नोलॉजी के पास होता ही नहीं है। इसलिए आने वाले 1000 साल के बाद भी ये टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन टीचर्स को कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगी। इस बात का मुझे दंभ या गुरूर नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं सौम्य रहूं और टेक्नोलॉजी को अपना स्लेव बनाऊं, न कि इसको अपना मास्टर बनाऊं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का निर्माण तो मैंने ही किया था मानव होने के नाते। इसलिए ये मेरा क्या होगा? गुलाम होगा, ये मेरा टूल होगा, और मैं इसको केवल क्या कर पाऊंगा? यूज कर पाऊंगा। जब आप बीएड की क्लासेस में पढ़ाते हैं तो आप मॉडल्स ले जाते हैं, वो मॉडल्स आपके टूल होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मॉडल यदि क्लास में कोई है तो वो होता है एक टीचर। तो इसलिए एक लर्निंग एटमॉस्फेयर बनाने की जरूरत है। यह नहीं हुआ कि आप एक डोंकी को ड्रैग करते हुए ले आए और तालाब में लेके गए पानी पिलाने के लिए, वो चारों पैर को ऐसे करता रहा, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, और पानी पिलाने की खूब कोशिश की, पानी भी नहीं पिया। आपने उसके सर को लेके पानी में जोरदार ऐसे डाला, फिर भी वो पानी नहीं पिया। वही हाल है हमारा। वी आर नॉट टीचर्स, वी आर नॉट एट ऑल टीचर्स, वी आर द पीपल दोज हु क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ लर्निंग। हम केवल एक सीखने का माहौल तैयार करने वाले लोग हैं, लेकिन हम टीचर नहीं हैं, क्योंकि किसी ने कहा था आप किसी को दुनिया में पढ़ा ही नहीं सकते। यदि वो पढ़ना चाहता है तो वो अपने आप पढ़ लेगा। आप उसके लिए क्या करिए? केवल एक एनवायरनमेंट, केवल एक माहौल तैयार करिए। तो नैक भी यही कहता है कि एक एकेडमिक एनवायरनमेंट को आप स्टिमुलेट करिए। जैसे आप सुबह उठ के क्या पीते हैं? चाय या कॉफी। और यदि नहीं पिए तो आप कहते हैं पता नहीं एकदम आज कैसे लग रही, कमजोरी जैसा लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं करता है। और जैसे ही चाय पीते हैं तो अचानक न जाने कहां से चैतन्य की अनुभूति होने लगती है। ऐसे लगता है अब आप फुदक सकते हैं, कूद सकते हैं। वो छोटा सा जो बछड़ा होता है वो जैसा फुदकता है, वैसा आप भी फुदकने लगते हैं। तो उसके अंदर की जो तत्व हैं वो आपके अंदर के बॉडी को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। तो वैसे ही एक ऐसा एटमॉस्फेयर हो जहां न सीखने वाला भी सीखने के लिए प्रेरित हो जाए। तो ऐसा एटमॉस्फेयर हम सभी को क्रिएट करने की जरूरत है। और उसके बाद क्वालिटी रिलेटेड रिसर्च स्टडीज। इंडिया के लिए कहा जाता है कि इंडिया में रिसर्च तो होता है, लेकिन क्वालिटी वाला रिसर्च होता ही नहीं है। और सारे के सारे जो हैं वो C&P होता है, मतलब कट एंड पेस्ट होता है। कोई यहां से ले आता है, कोई इधर से ले आता है, कोई उधर से ले आता है और अपना है बना के बोल देता है। तभी हम प्लेजरिज्म चेक करते हैं कि ये प्लेजरिज्म कितना % है इस पे। और उसके बाद भी कई बार प्लेजरिज्म चेक नहीं होता, हम किसी को उठा के अपना बना के कर देते हैं। तब जाके हमें IPR का रूल बनाना पड़ा। यह कहना पड़ा कि ये किसी व्यक्ति विशेष की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और चूंकि वो उस व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसलिए उस पर उस व्यक्ति का क्या है? राइट है। और इसलिए हम किसको इंट्रोड्यूस किए? IPR को इंट्रोड्यूस किए, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इंट्रोड्यूस किए। यदि डॉक्टर श्रुति झा का कोई आर्टिकल लेके उसका कोई कंटेंट मैं छाप रहा हूं, तो मुझे उसके नीचे में रेफरेंस देना पड़ेगा कि ये मैंने कहां से लिया है?
और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन बनेगा करोड़पति में लीजिए, जब वो एक वीडियो दिखाता है या एक स्किल पिक्चर दिखाता है तो अमिताभ बच्चन ये भी कहते हैं कि ये जो स्किल पिक्चर है इनके साभार से लिया गया है। तो वो एक्नॉलेज करने का मतलब, रेफर करने का मतलब यह है कि ये हमने अपने तरफ से नहीं दिखाया है, हमें ये पिक्चर दूसरे जगह से प्राप्त हुई और जिन्होंने हमें ये पिक्चर प्रोवाइड किया उनको भी हम क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। यहां हमारा कोई प्लेजरिज्म नहीं है। तो वो हम रिसर्च स्टडी में करें। फिर कोलैबोरेट विद स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो एम्प्लॉयर हैं, वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स। तो उन सारे स्टेक होल्डर्स के साथ हम अपने इंस्टीट्यूशन को न केवल कोलैबोरेट करें, कोऑपरेट करें, बल्कि कोऑर्डिनेट भी करें ताकि हम बेहतर रिजल्ट को पा सके। कोर वैल्यूज क्या है? कोर वैल्यूज यह है कि नेशनल डेवलपमेंट। प्रगति महाविद्यालय का नैक से एक्रेडिटेशन होने पर नेशनल डेवलपमेंट क्या होगा? सबसे पहला डेवलपमेंट यह होगा कि रायपुर लोकल का डेवलपमेंट होगा, फिर रायपुर जिले का डेवलपमेंट होगा, फिर रायपुर संभाग का होगा, संभाग का हुआ तो फिर क्या होगा? राज्य का होगा, और राज्य का हुआ तो किसका होगा? नेशनल डेवलपमेंट होगा। यदि हम 209 महाविद्यालय हैं, एक और महाविद्यालय बढ़ता है तो कितने हो जाएंगे? 210। और 209 और 210 में यदि आप देखेंगे ऐसे कई सारे स्टेट्स को मिलाएंगे तो जो संख्या निकल के आएगी वो इस बात का द्योतक होगा कि छत्तीसगढ़ भी राष्ट्रीय विकास में अपनी भूमिका अदा कर पा रहा है। फिर दूसरा है ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज अमंग स्टूडेंट्स। हमारे स्टूडेंट्स में हम ग्लोबल कॉम्पिटेंसी डेवलप करें, मतलब उन बच्चों को ग्लोबल सिटीजन बनाएं, नेटिजन बनाएं, और उनका पैर जो है वो जहां है उसी जमीन पर रहे, उनका पैर आसमान पे न लटके। मतलब वो अपने रूट से जुड़े रहें, अपने जड़ से जुड़े रहें, लेकिन उसका मस्तिष्क जो है वो हमेशा गर्वोन्नत रहे, ग्लोबल को सोचे, और उसका पैर किसको सोचे? लोकल को सोचे। तो लोकल से कहां ले जाएं? ग्लोबल में ले जाएं, और दोनों को मिला दीजिए, क्या बनेगा? ग्लोकल बनेगा। ग्लोकल मतलब ग्लोबल और लोकल। तो हमारा जो स्टूडेंट, हमारी जो फैकल्टी है वो लोकल के नीड्स और डिमांड्स के हिसाब से किसको पढ़ाएगी? ग्लोबल को पढ़ाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि एक बहुत अच्छा है कि मृत्योर्मा अमृतम गमया, उसके पहले क्या है? असतोमा सद्गमया, तमसोमा ज्योतिर्गमया, और मृत्योर्मा अमृतम गमया। तो पहला क्या था? असतोमा सद्गमया, मतलब असत्य से सत्य की ओर ले चलो। आप सत्य क्या है बताने के पहले आपको बताना पड़ेगा कि असत्य क्या है। दूसरा क्या था? मतलब अंधकार से उजाले की ओर ले चलो। जो बच्चा हमारा अंधकार में है उसको उजाले की ओर ले जाने वाले का काम कौन करता है? वही टीचर करता है, वही गुरु करता है। इसलिए हम अपनी मां को पहला गुरु मानते हैं, जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाती है, गर्भ से, अपने अंधकार से, उस गर्भ से हमें जन्म देती है और इस उजाले वाली दुनिया में हमारी लेके आती है, और हमारे मुंह से पहली बोल जो है वही मां निकलवाती है। इसलिए जिस भाषा का हम उपयोग करते हैं वो पितृभाषा ना होकर मातृभाषा होती है। इसलिए मां पहली टीचर है, और इसलिए हम कहते हैं मातृदेवो भव। तो मां पहली टीचर। तो टीचर्स डे के दिन सबसे पहले तो माता का पूजन होना चाहिए, क्योंकि मां पहली टीचर। उसके बाद आते हैं वो पिता, जो हमें खड़े होने का मौका देता है, हमें सब्जबाग दिखाता है, हमें सपने बुनने का मौका देता है। इसलिए हम कहते हैं पितृदेवो भव, और पिता हमारा दूसरा शिक्षक। इसके बाद हम आते हैं विद्यालय में, जहां शिक्षक माता और पिता दोनों की भूमिका निभाता हुआ नजर आता है, तब हम कहते हैं गुरुदेवो भव। तो हम उस देश के वासी है जहां मातृदेवो भव है, पितृदेवो भव है और गुरुदेवो भव है। गुरु वो है जो आपको गुरुतर दायित्व का बोध कराता है। तो आप में जो गुरुतर दायित्व का बोध करा रहा है वो व्यक्ति, जो दुनियादारी आपको सब सिखला रहा है, दुनिया के विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से निपटने का तरीका बताता है, वो सही मायने में क्या होता है? शिक्षक, या फिर आप उसको कहें गुरु होता है। तो वो वैल्यू सिस्टम हमें अपने स्टूडेंट्स में इंकलकेट करना है। फिर आते हैं टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी है, आज के जमाने में इलिटरेट वो व्यक्ति नहीं है जिसको लिखना नहीं आता। आज के जमाने में इलिटरेट वो व्यक्ति है जो इसका यूज नहीं कर पाता। और जो व्यक्ति भी कहता है मुझे पीपीटी बनाना नहीं आता या पीपीटी से प्रेजेंट करना नहीं आता, वो व्यक्ति के जैसा कोई दूसरा नहीं होगा।
जो व्यक्ति टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाता, जो व्यक्ति ये कहता है कि नहीं मुझे सोशल मीडियाज नहीं आते, या टेक्नोलॉजी कैसे यूज करना है नहीं आता, मुझे टाइप करना नहीं आता, एमएस वर्ड यूज करते नहीं बनता, या मैं पीपीटी नहीं बना सकता, वीडियोस उसमें मैं इंसर्ट नहीं कर सकता, ऑडियोज इंसर्ट नहीं कर सकता, तो वो सबसे बड़ा इलिटरेट है। और वो इलिटरेट यदि स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है जो कि 21st सेंचुरी के स्टूडेंट्स हैं, तो वो टीचर कहां रहा फिर? तो इसीलिए टीचर को लगातार अपडेट होना चाहिए अपने सब्जेक्ट में। दूसरा, टीचर को हमेशा अपग्रेड होना चाहिए। और तीसरा, टीचर को हमेशा अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहिए। जब तक टीचर अपडेटेड, अपग्रेडेड, अपलिफ्टेड नहीं होगा, तब तक एजुकेशन को आप अपहोल्ड नहीं कर पाएंगे। अपहोल्ड मतलब ऐसे पकड़िए एजुकेशन को और उसको कहां ले जाइए? अप ले जाइए, तब जाके ये अपहोल्ड होगा। यदि एजुकेशन ऐसा अपहोल्ड है, तो इसका तात्पर्य ये है कि वो जो टीचर उस एजुकेशन को अपहोल्ड किया है, वो टीचर स्वयं क्या है? अपडेटेड है, अपग्रेडेड है और अपलिफ्टेड है। तब जाकर ये स्टूडेंट्स जो हैं वो अपडेटेड होंगे, अपग्रेडेड होंगे और अपलिफ्टेड होंगे। यदि आपने एजुकेशन को अपहोल्ड नहीं किया, तो एजुकेशन औंधे मुंह गिर जाएगा। ठीक? एजुकेशन क्या है? आप तो बीएड एमएड सबको पढ़ाते हैं। व्हाट इज एजुकेशन? बता सकते हैं कोई भी? ठीक, ह्यूमन के बिहेवियर में जो चेंजेस ला रहे हैं वो एजुकेशन है। ठीक, और कोई बता सकते हैं एजुकेशन की क्या परिभाषा हो सकती है? क्योंकि मैंने ना बीएड किया है ना एमएड किया है, और आज मैं उन्हीं लोगों के बीच में हूं। ठीक, तो एजुकेशन की क्या परिभाषा हो सकती है? जीवन से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलते रहते हैं। अच्छा, ये किसी ने परिभाषा दी होगी, है ना? किसी व्यक्ति विशेष के नाम से होगी परिभाषा। हाँ, आप भूल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी ने दी होगी। मैं आपको बताता हूं, मेरी परिभाषा एजुकेशन की बहुत ही छोटी है और एकदम बचकानी परिभाषा है। लेकिन यह बचकानी परिभाषा जो है, ये सारी परिभाषाओं के ऊपर होगी ये मैं नहीं जानता। यदि नीचे भी होगी तो मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि सबसे नीचे यदि मेरी परिभाषा होगी और उस परिभाषा को नीचे से आप ऐसे हटा देंगे, तो ऊपर की सारी परिभाषाएं औंधे मुंह गिर जाएंगे। जैसे विवेकानंद जी के साथ हुआ था, भगवत गीता को सबसे नीचे रखा गया था, बाकी धार्मिक ग्रंथों को ऊपर रखा गया था। तो किसी ने उनसे पूछा था, आपको बुरा नहीं लग रहा है कि आपका धार्मिक ग्रंथ सबसे नीचे है? तो उन्होंने नहीं कहा, नहीं, मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है, क्योंकि मैं इस ग्रंथ को ऐसे हटाता हूं तो देखिए बाकी सारे धर्म ग्रंथ नीचे गिर जाएंगे। तो यदि मैं सबसे नीचे हूं तो भी मेरा सौभाग्य है कि मैं कम से कम सबका आधार तो बना हूं। तो इसीलिए एजुकेशन की मेरी अपनी परिभाषा है, उसी वर्ड से निकालिएगा, एजुकेट द नेशन इज एजुकेशन। बस इतना ही। यदि आप नेशन को एजुकेट करते हैं तो वही एजुकेशन है। यदि मैम बगल वाले को एजुकेट कर रही हैं तो वो एजुकेशन है। और नेशन कौन है? नेशन हम सब लोग हैं। और नेशन किन से बनता है? सिटीजन से बनता है। एक एक सिटीजन यदि एजुकेट होता चला जाता है तो नेशन अपने आप एजुकेट हो जाता है। तब हम कहते हैं ये नेशन जो है ये एजुकेटेड नेशन है, हाईली एजुकेटेड नेशन है, जहां का हर एक व्यक्ति क्या हो गया है? एजुकेटेड हो गया। इसलिए एजुकेशन आप परिभाषा दूसरे की नहीं, उसी वर्ड्स में से निकालिए, टू एजुकेट द नेशन इज एजुकेशन। तो हमें इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है और क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस, एक्सेलेंस हमेशा बढ़ाते रहना है। आपका कंपटीशन दिशा कॉलेज के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन जो है वो महंत जी का जो कॉलेज है उसके साथ नहीं है, आपका कंपटीशन प्रगति कॉलेज के साथ ही है कि कल प्रगति क्या थी, आज प्रगति क्या है और कल प्रगति क्या बनेगी। यही कंपटीशन, इसके अलावा दूसरे से मेरा कोई प्रतिस्पर्धा बिल्कुल भी नहीं है। घनश्याम आज क्या है, कल क्या घनश्याम था और आगे आने वाले दिनों में घनश्याम क्या बनेगा। यही स्वस्थ कंपटीशन है और यही हमको कहां ले जाता है? एक्सीलेंस की ओर ले जाता है। और इसी एक्सीलेंस में जो आईसीटी एनेबल्ड है, पूरा का पूरा नैक जो है आईसीटी एनेबल्ड है। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड है, ऑब्जेक्टिव है, ट्रांसपेरेंट है, स्केलेबल है। ट्रांसपेरेंट मतलब जैसे ये इसके आर पार दिखता है, तो नैक के हर एक क्राइटेरिया में उसके क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल आउट हैं। जैसे एग्जाम्स में होता है तो क्वेश्चन आपको उसी दिन पता चलता है, नैक में तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पहले से पता होते हैं, केवल आपको उस क्वेश्चन का क्या देना होता है? उत्तर देना होता है, इसीलिए वो ट्रांसपेरेंट है। फिर वो दो तरीके के होंगे, जो असेसमेंट होगा एक क्वालिटेटिव होगा, क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, और दूसरा क्वांटिटेटिव होगा मतलब संख्यात्मक। आपके महाविद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं? क्वांटिटेटिव। उन विद्यार्थियों का विकास कैसे होता है? क्वालिटेटिव।
उन विद्यार्थियों के विकास के लिए क्या क्या कार्य करते हैं, क्वालिटेटिव। उन विद्यार्थियों के विकास के लिए कितने प्रोग्राम किए गए, क्वांटिटेटिव। तो आप समझ गए कि क्वालिटेटिव क्या होगा, क्वांटिटेटिव क्या होगा। नैक कहता है कि क्वालिटेटिव को जो है 100 शब्दों में लिखिए या 500 शब्दों में लिखिए। तो 100 शब्दों में 500 शब्दों में लिखने का तात्पर्य यह है कि आप सभी ग्रेजुएशन करके आए हैं, ग्रेजुएशन के पहले तक हम लगातार प्रेसी राइटिंग किए हैं। ठीक, प्रेसी राइटिंग ये होता है कि पूरा का पूरा टेक्स्ट आपको दिया हुआ है, उसमें का उसका जो सार है उसको कितने में करना रहता है, 1/3 में करना रहता है। 1/3 में आप उसका सार कर दीजिए। हम जब एग्जाम देते थे तो हम क्या करते थे, ऊपर की लाइन लिख देते थे, फिर बीच की लाइन लिख देते थे, नीचे के ऊपर वाली लिख देते थे, नीचे की लिख देते थे और समझ गया प्रेसी हो गई। ऐसे में प्रेसी में कभी नंबर ही नहीं मिला, और जब नंबर नहीं मिला तो हम कहते थे जांचने वाले ने ठीक से जांचा नहीं, मैं तो सब बना के आया था। प्रेसी का मतलब यह होता है कि उसको पढ़ के उसका सार आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। यहां 100 शब्दों में लिखने का मतलब यह है कि आप अपनी 8वीं की परीक्षा को याद कर लीजिए, जहां एक बॉक्स बनता था, उस बॉक्स के अंदर में उतने ही शब्दों में उसका राइट। नैक भी वही आपसे करवाता है। नैक भी आपसे क्या करवाता है, प्रेसी राइटिंग कराता है, कितने कम शब्दों में बेहतर तरीके से महाविद्यालय को आप कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। 100 में भी करवाता है और 500 में भी करवाता है, तो वो करता है। फिर एक प्री क्वालिफायर है, आप जब एसएसआर बना देते हैं अपने महाविद्यालय का तो वो सिस्टम में जाता है। सिस्टम में आपको कम से कम 25% मार्क्स पाना है, यदि आप पा गए तो प्री क्वालिफायर आपका क्लियर हो गया। इसका मतलब यह है कि नैक ने आपके सेल्फ स्टडी रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, ताकि अब आपके महाविद्यालय का क्या किया जा सके, इवैल्यूएशन किया जा सके। इससे आगे चलते हैं। 7 क्राइटेरिया, नैक में कितने क्राइटेरिया हैं, 7। आपको थोड़ा सा ये भारी भी लग रहा होगा ये सेशन, क्योंकि बड़ा टेक्निकल है, लेकिन जितना भारी होगा उतना अच्छा होगा। जितना भार आप में रहेगा उतना आप जमीन में रहेंगे, और जैसे जैसे भार कम होता चला जाएगा आप उतने हल्के हो जाएंगे। इसलिए रॉकेट सबसे ऊंचाई पे उड़ता है, क्योंकि वो अपना पीछे वाला भाग छोड़ता चला जाता है और हल्का होता चला जाता है। और हेलीकॉप्टर सबसे भारी रहता है, इसलिए उतनी ऊंचाई में नहीं उड़ता। इसलिए आप हेलीकॉप्टर बने रहिए, अपने आप को जमीन से जोड़े रहिए, भार का दायित्व आप अपने ऊपर रखिए, क्योंकि आप उसी देश के नागरिक हैं जो सारे दुनिया का भार लिया हुआ है, इसलिए हम इसको भारत कहते हैं। ठीक, तो ये जो 7 क्राइटेरिया है, ये 7 क्राइटेरिया 7 क्यों है, 6 क्यों नहीं हुआ, ये 7 क्यों है, 8 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 7 का भारत में हम सबके साथ 7 है। फेरे भी होते हैं तो 7 होते हैं। यदि विदेश कोई जाता था पुराने जमाने में तो कितना समंदर पार, 7 समंदर पार। आसमान में यदि आप एक ग्रह मंडल को देखते हैं वो भी कितना है, 7। संगीत के सुर भी कितने हैं, 7। और यदि बारिश हो रही है और धूप निकल आई तो क्या दिखता है, तो उसमें भी, इंद्रधनुष में भी कितने रंग, 7। तो आप 7 लेते आइए, और पूरा भारत जो है वो 7 का प्रतीक है। इसलिए क्राइटेरिया भी कितने हैं, 7 है, ना 8 है और न ही 6 है। तो ये 7 क्राइटेरिया में पूरे तरीके से सप्त हो जाते हैं। और ये सप्त जो है उसमें पहला है करिकुलर एस्पेक्ट, वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद की इंडिकेटर्स हैं। की इंडिकेटर्स क्या होता है, की वो होता है जो ताले को खोल सके। तो कोई भी ताला आज तक नहीं बना जो बगैर चाबी का हो, तो चाबी तो बनेगी ही, तब जाके क्या बनेगा, ताला। और ताला और चाबी एक दूसरे के क्या हुए, पूरक हुए। इसीलिए ये जो की इंडिकेटर हैं, ये की इंडिकेटर जो है वो ताले को खोलने का काम करती है। ठीक, तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे टोटल क्राइटेरिया कितने हैं, 7। की इंडिकेटर कितने हैं, 32। और क्वालिटेटिव मैट्रिक्स कितना है, 22। क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स कितना है, 34। मतलब 34 में संख्यात्मक जानकारी देनी है, 22 में आपको 100 या 500 शब्दों में लिखना है। और टोटल क्यूएनएम और क्यूएलएम, क्यूएनएम मतलब क्वांटिटेटिव और क्यूएलएम मतलब क्वालिटेटिव, मिला के टोटल कितने मैट्रिक्स हैं, 90। कितना, 56। मैं 96 क्यों बोला, क्योंकि पहले 96 थे, अब कितना हो गया, 56। तो कितने मैट्रिक्स कम हो गए, 40 मैट्रिक्स कम हो गए। तो 40 मैट्रिक्स कम होने का मतलब है ये रिवाइज्ड है, ये नया फ्रेमवर्क है। अब आपको मात्र 56 क्वेश्चन का आंसर देना है, वो भी कैसे देना है, ऑनलाइन देना है। ठीक, अब आइए करिकुलर एस्पेक्ट। करिकुलर किसको कहते हैं, आप डिजाइन करते हैं करिकुलम, करिकुलम किसको कहते हैं,
करिकुलम आप बताइए किसको कहते हैं, माइक भी दे दीजिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि स्वामी घनश्यामानंद महाराज का प्रवचन चल रहा हो और आप प्रवचन सुन रहे हैं और उधर से कुछ भी ना आ रहा हो। इसीलिए मैं न स्वामी घनश्यामानंद महाराज हूं और न ही आप मेरे प्रवचन को सुनने वाले मेरे उपासक हैं, बल्कि आप भी वही हैं जो मैं हूं। इसलिए विचारों का आदान प्रदान होता रहे। तो करिकुलम किसको कहते हैं, कोई बता सकते हैं? करिकुलम आप डिजाइन भी करते हैं और शान से कहते हैं कि मैं तो बोर्ड ऑफ स्टडीज का मेंबर हूं, बोर्ड ऑफ स्टडीज का चेयरपर्सन हूं। तो करिकुलम क्या है? और मैं पूछूंगा, चलिए करिकुलम के एस्पेक्ट्स क्या हैं? करिकुलर के एस्पेक्ट्स ये हैं कि वही तो हमारा पिलर है। यदि प्रगति महाविद्यालय खड़ा है आज, तो वो खड़ा इसलिए है क्योंकि वहां पर क्या होती है, करिकुलर एस्पेक्ट्स को यूज किया जाता है। तो करिकुलर एस्पेक्ट्स क्या है? करिकुलर एस्पेक्ट्स हमारे कॉलेज का पिलर है। जैसे ये पिलर खड़े हुए हैं जिससे ये छत टिका हुआ है, वैसे ही करिकुलर एस्पेक्ट किसी भी महाविद्यालय का क्या है, पिलर है, जिसके बिना महाविद्यालय का चलना असंभव है। तो वो करिकुलर एस्पेक्ट में क्या होगा? करिकुलर एस्पेक्ट में ये होगा कि हमारा महाविद्यालय विश्वविद्यालय का संबद्ध महाविद्यालय है, इसलिए हमारा महाविद्यालय सिलेबस को तैयार नहीं करता। हमें विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए सिलेबस को हम यहां पर पढ़ाते हैं। तो इसका कदापि यह तात्पर्य नहीं है कि विश्वविद्यालय में कोई अमुक व्यक्ति सिलेबस बनाता है। विश्वविद्यालय में सिलेबस बनाने का काम भी इसी अफिलिएटेड कॉलेज के लोगों के द्वारा ही किया जाता है। तो उसमें ये भी होंगी, ये भी होंगी, ये भी होंगी। तो ये लोग भी क्या हुए, क्या हुए? वो जो हमारी संविधान सभा थी जिसने संविधान का निर्माण किया, संविधान सभा कहा मतलब उसमें कितने लोग थे? बहुत सारे लोग थे। लेकिन उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपने अध्यक्ष कहा, लेकिन क्या उसमें समिति के सदस्य थे कि नहीं थे? थे। वैसे ही बोर्ड ऑफ स्टडीज का एक व्यक्ति क्या होगा? चेयरमैन। तो चेयरमैन के साथ साथ उसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। मान लीजिए मैडम चेयरमैन है और ये लोग क्या हैं? सदस्य हैं। ये सब लोग मिलकर क्या बनाए? सिलेबस बनाए। और वो सिलेबस कहां चलेगा? सारे इस राज्य के महाविद्यालयों में जो विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में है उनमें वो सिलेबस चलेगा। तो सिलेबस बनाया किसने? हम ही लोगों ने बनाया। किसके बिहाफ में बनाया? यूनिवर्सिटी के बिहाफ में बनाया। तो क्या हम सिलेबस निर्माण में हमारी भूमिका थी कि नहीं थी? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सिलेबस जो है विश्वविद्यालय ने भेज दिया, हम तो उसी को पढ़ा रहे हैं? सर आप तो हमेशा यही कहते हैं, सर हम क्या करें सर, सिलेबस तो विश्वविद्यालय ने बना के दे दिया, सर पुराना सिलेबस दे दिया। अरे पुराने सिलेबस को पुराना ही रहने देने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? उन्हीं टीचर्स की थी जो रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर सिलेबस न बदली जाए वाले थे। ठीक, यदि सिलेबस मैं बदल दूंगा तो मेरा पुराना पढ़ा हुआ नोट्स कब काम आएगा? मुझे फिर क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, नया नोट्स बनाना पड़ेगा। उतना मेहनत कौन करे? रहने दे पुराना सिलेबस, चलने दे इसी को। ये उनके लिए है जिनको हम पढ़ाते हैं, ये उनके लिए नहीं है जो हमारे अपने बच्चे हैं। हमारे बच्चे के लिए तो हम हर दिन नया देखना चाहते हैं। वो टीचर जो हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ाता है, वहां पर पीटीएम में हम छुट्टी लेके चले जाते हैं, आधा 1-1.5 नंबर कम होने पे उस शिक्षक की सीधी गर्दन पकड़ लेते हैं और बोलते हैं मेरा बच्चा 1.5 नंबर कम देने के कारण 5वें पोजीशन में आ गया, वो तो हमेशा कहां रहता था? फर्स्ट रहता था। उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। शुक्र है हमारा कि आज हम चाय के लिए, बिस्किट के लिए, सबके लिए बुलाने के बाद भी हमारे बच्चे के पेरेंट्स हमारे कॉलेज, और जिस दिन आ जाएंगे तो आप कहां रहेंगे? सोचिएगा। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन मेरे घर पे नहीं, पड़ोसी के घर पे पैदा होना चाहिए। तो शुरुआत कहीं ना कहीं से आपको करनी पड़ेगी। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। चंदा इकट्ठा करने के पहले अपने घर से पहले चंदा डालिए और उसके बाद दूसरे के घर जाइए। और ये काम भिखारी बहुत अच्छा करता है। आप देखिएगा, अपने ही पैसे से ऐसे बिछा के रखा रहता है, आपको भ्रम क्रिएट करता है कि देख कितने लोग देके गए हैं, तू भी तो दे दे। और पैसा उसी का रहता है, एक भी व्यक्ति दिया नहीं रहता, 4 घंटे से वैसे ही रहता है वो, और उसी को समेट के ले जाता है। लेकिन आपके लिए एक भ्रम क्रिएट करता है, एक मिरेज क्रिएट करता है, एक मृग मरीचिका क्रिएट करता है आपको, ताकि आप उसके बहकावे में आके उसको भी क्या दे दे? पैसा दे दे। तो इसीलिए ये जो एफिलिएटेड कॉलेज है, जहां आप कहते हैं कि हम उसके पार्ट नहीं हैं, हमको भी पार्ट है। और वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम ऑप्शंस, उसमें ऑप्शंस भी होंगे कि ओपन इलेक्टिव्स कितने हैं, इसके बदले कौन सा लिया जा सकता है। मान लीजिए 5 सब्जेक्ट हैं, 5 में से कोई एक लेना है तो वो बच्चा उसको चुन सकता है।
फिर उसके बाद डाइवर्सिटी होनी चाहिए, अलग अलग माहौल से बच्चे आते हैं और उनको लिए हमारा जो पाठ्यक्रम होगा वो अलग अलग होना चाहिए। तो उसी लिए मल्टी स्किल डेवलपमेंट और फीडबैक सिस्टम की हम बात करते हैं। फिर आते हैं क्राइटेरिया 1 में क्या होगा। करिकुलर जो इंप्लीमेंटेशन है उसके साथ साथ हमको एक और चीज होनी चाहिए, वो है एनरिचमेंट भी होना चाहिए। तो एनरिचमेंट के साथ कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। मैडम आप करिकुलम बता रहे थे, करिकुलम क्या है? वो करिकुलम, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम क्या है देखिएगा। करिकुलम क्या है? इट्स अ टूल, बैठिए प्लीज। इट्स अ टूल इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट। तो मैं यदि आर्टिस्ट हूं, आर्टिस्ट मतलब टीचर, यदि मैं टीचर हूं तो करिकुलम मेरे हाथ में क्या है? टूल है, केवल क्या है? टूल है। और हम उससे क्या करेंगे? मोल्ड करेंगे। मोल्ड करेंगे मतलब चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे? मटेरियल को। और मटेरियल कौन है? प्यूपिल। प्यूपिल मतलब स्टूडेंट। उसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग, किसके अनुसार? उसके आइडियल के अनुसार। आइडियल मतलब जो पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव होगा उसके अनुसार उसको चेंज करेंगे। कहां पर? इन द स्टूडियो। और स्टूडियो क्या है? ठीक, तो आपका ये क्या है? स्टूडियो है। इस स्टूडियो में आर्टिस्ट कौन है? टीचर। आप किसको मोल्ड करेंगे? स्टूडेंट को। किसके हिसाब से करेंगे? ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करेंगे। और करिकुलम आपके पास क्या है? टूल है। तो उस टूल को आप क्या करेंगे? यूज करेंगे। राइट, यही है हमारा क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। और इसीलिए हमको इस करिकुलम से लोगों को क्या करना चाहिए? एनरिच करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए और सबसे ज्यादा एम्पावर करना चाहिए। जब तक आप लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे तब तक आप इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यह जरूरी है। और क्राइटेरिया 1 करिकुलर एस्पेक्ट, करिकुलर प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। करिकुलर को क्या करना है? प्लानिंग करना है। और उसका इंप्लीमेंटेशन, सिलेबस कैसे बनेगा, क्या होना चाहिए, कैसा अपडेटेड सिलेबस होना चाहिए, कितना अपडेटेड होना चाहिए, कितना लोकल होना चाहिए, कितना ग्लोबल होना चाहिए, कितना रीजनल होना चाहिए, यह भी हमें तय करने की जरूरत है। और इसीलिए द वे करिकुलम इज कैरिड आउट एक्टिविटीज हु, और दूसरा क्या है? हाउ, और तीसरा क्या है? व्हेन। हु मतलब वो जिसको हम पढ़ा रहे हैं, हाउ मतलब कैसे हम पढ़ाएंगे, व्हेन मतलब कब कब हम पढ़ाएंगे, कब कब हम पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, किसको पढ़ाएंगे। इसीलिए मुझे यह मालूम होना चाहिए कि आज मुझे लेक्चर देना है तो मेरे ऑडियंस कौन होंगे, मुझे सुनने वाले लोग कौन होंगे। उस हिसाब से मैं अपनी चीजों को क्या करूंगा? चेंज करूंगा। और कब मुझे डिलीवर करना है, कैसे डिलीवर करना है, यह भी मुझे आना चाहिए। वो इसीलिए तो कॉलेज जो है उस करिकुलम में यह भी होना चाहिए कि हम करिकुलम का डिजाइन करें, किन के लिए डिजाइन कर रहे हैं, कब के लिए डिजाइन कर रहे हैं। क्योंकि हमारा करिकुलम जो होता है वो 19th सेंचुरी का होता है, ठीक, और हम पढ़ाते कौन से सेंचुरी में हैं? 20th सेंचुरी में। और स्टूडेंट को तैयार कहां के लिए कर रहे हैं? 21st सेंचुरी के लिए। 21st सेंचुरी के लिए तैयार करने वाले स्टूडेंट को सिलेबस कौन सा पढ़ा रहे हैं? तो सही है कि गलत? गलत है तो कौन गलत है? हम गलत है। क्लियर? तो इसीलिए करिकुलर एस्पेक्ट आपके क्या हैं? पिलर्स हैं। और उन बच्चों को आप तैयार करते हैं। आप न्यूटन के गति का नियम पढ़ा दिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वो रट घोट के पूरा लिख देता है, नंबर पा लेता है, 99% आ जाता है। और उससे पूछता हूं मैं, इसका प्रैक्टिकल एक आध एग्जाम्पल तो बता दे। ऐसा रहता है, अरे कुछ नहीं, वो टेनिस की बॉल को उठाओ और जोर से दीवार पे मारो, और जितनी तेज से मारोगे उतनी ही तेज से वो टेनिस की बॉल वापस आएगी। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है न्यूटन की गति का। ठीक, बंदूक से गोली निकली, सामने गई और झटका लगा पीछे की ओर, उतनी ही तेजी से लगा जितनी तेजी से बंदूक की गोली गई। न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो ये सारे यदि इस नियम को ना पढ़ाते हुए उदाहरण से पढ़ा दिया जाए तो नियम अपने आप याद हो जाता है। लेकिन हम इंग्लिश के टीचर पहले क्या पढ़ाते हैं? ग्रामर पढ़ाते हैं। और इतना ग्रामर पढ़ा देते हैं, उसको सील में पीस पीस के, मिक्सी में मिक्स कर करके इतना उसके अंदर डाल देते हैं कि इतना ग्रामर पढ़ने के बाद भी हमारा स्टूडेंट खड़े होकर 2 सेंटेंस इंग्लिश का, और आप कहते हैं बोलने के लिए क्या जरूरी है? ग्रामर जरूरी है। ग्रामर तो पढ़ा दिए, पहली से लेके ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर तक लगातार क्या पढ़ता गया? ग्रामर। लेकिन इंग्लिश बोलते ही नहीं बनता है। तो क्या ग्रामर का यूज है?
कौन सी मां ऐसी थी जो आपको संधि, समास, तत्सम, तद्भव पढ़ाई हो और कहा हो अब बोल बेटा हिंदी में? कोई मां है ऐसी? नहीं। आपने तो बगैर संधि, बगैर समास, बगैर तत्सम, बगैर तद्भव के भी हिंदी फर्राटेदार बोलते हैं, और आपसे व्याकरण पूछ लिया जाए तो आपसे व्याकरण बनता नहीं है। यदि हिंदी बिना व्याकरण के बोली जा सकती है तो अंग्रेजी भी बिना व्याकरण के तो क्या प्रयास नहीं किया जा सकता? यही हमारा पिलर है। पढ़ाने का तरीका हमारा गलत हो गया। हमने जब पढ़ना सीखा था तो पहले हिंदी हमने अपने कानों से सुना था। इसलिए डॉक्टर जब बच्चा पैदा होता है तो कान के बाद ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं? यह जानने के लिए कि बच्चा सुन सकता है कि तो बच्चा क्या करेगा? बहुत सारे तो माताएं हैं यहां पर, तो बच्चा क्या कैसे रिस्पांस देगा मैडम? ऐसा गर्दन घुमाएगा? वेरी गुड। गर्दन तो घुमाता ही नहीं मैडम, पर सबसे पहली बात तो यह है क्योंकि गर्दन इतना भारी होता है बच्चे का, इसीलिए जब बच्चे को हम पकड़ते हैं तो ऐसे पकड़ते हैं, एक हाथ गर्दन के नीचे और दूसरा हाथ शरीर, क्योंकि शरीर से भारी गर्दन होती है, गर्दन ऐसे लचक जाती है बच्चे की, इसलिए ऐसे पकड़ते हैं, राइट? तो बच्चा क्या करता है? आई बॉल्स को घुमाता है, ऐसा करता है, तो समझ में आ जाता है ये कान सही है। फिर ऐसा करते हैं तो इधर देखता है ये कान सही है। मतलब बच्चा क्या कर सकता है? सुन सकता है। अब जैसे ही बच्चा सुन सकता है तो ये समझ जाता है कि ये बच्चा सुन सकता है, मतलब ये बच्चा बोल भी सकता है। इसीलिए जो पैदाइशी डेफ होते हैं वही पैदाइशी डम भी होते हैं, जो पैदाइशी बहरा होता है वही गूंगा भी होता है। क्लियर? तो हम अपनी मातृभाषा कैसे सीखे? सुन के। पैदा होते ही साथ मां बोलती है अरे मेरा गुड्डू, मेरा राजा, मेरा मुन्ना, मेरा पापा कितना अच्छा है, कितना सोना है, तो ऐसा लगातार बोलती रहती है, तो बस मुस्कुराता रहता है 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने, सवा साल, 1.5 साल, केवल और केवल क्या करता रहता है? सुनता रहता है, सुनता रहता है, और यहां पर स्टोर करते रहता है, और एक दिन कोशिश करके बोलता है मां। बस उस दिन आपके संतोष का ठिकाना नहीं रहता है। पहला सिंगल सिलेबल कौन सा? मां। उसके बाद पापा नहीं बोल पाता, वो पा बोलता है, फिर बहुत गैप के बाद पा बोलता है। वो पा और पा इतना होता है, और धीरे धीरे पा पा ऐसा बोलता है, फिर वो धीरे धीरे ऐसा आता है, फिर जाके वो क्या बोल पाता है? पापा बोल पाता है। अब जब पापा बोला तो पक्का है वो दादा दादी, नाना नानी, काका काकी सब बोल लेगा। तो कितने हुए? 2। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। इसलिए धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तब फल होए। तो इसलिए वो धीरे धीरे बोलना सीख पाता है बच्चा। ताली बचा के रखिएगा, अभी बहुत सारी तालियां बजाऊंगा। तो वो बच्चा धीरे धीरे सीख पाया। अब बच्चे ने पहले क्या किया? लिसनिंग। दूसरे में क्या किया? स्पीकिंग। जब बच्चा सुनना और बोलना चालू कर देता है तो आप उसको कहां भेजते हैं? स्कूल में भेजते हैं। ठीक? स्कूल में क्यों भेजते हैं? जब स्कूल से लौट के आता है तो आप बच्चे से क्या पूछते हैं? बेटा स्कूल में क्या कैसी चल रही है? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? पहले क्या होती है? उसके बाद किसी ने आज तक बच्चे से पूछा क्या लिखाई पढ़ाई कैसे चल रही है? नहीं। आप पूछते क्या है? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। क्यों? क्योंकि पहले पढ़ाई होती है, उसके बाद लिखाई होती है। अब इसको दूसरे तरीके से देखिए। कॉलेज में आप स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? आपने क्वेश्चन पूछा, मुंह से जवाब देते हैं। पहला क्या हुआ? लिसनिंग। फिर दूसरी क्या हुई? स्पीकिंग। उसके बाद आप एग्जाम करते हैं। एग्जाम में, एग्जाम के पहले रीडिंग, और उसके बाद तो पहला क्या हुआ? लिसनिंग। दूसरा क्या हुआ? स्पीकिंग। तीसरा क्या हुआ? रीडिंग। चौथा क्या हुआ? ऐसे आपने क्या सीखा? भाषाएं सीखी। सीख। अंग्रेजी कैसे सीखे? अंग्रेजी सीखने जब गए तो मेरे जैसे टीचर, क्योंकि मैं श्रुति मैडम के बारे में तो नहीं जानता, मैं अपने बारे में बोलता हूं कि मेरे जैसे टीचर सबसे पहले ये ब्लैक बोर्ड था उसमें लिख दिए जी, और सारे बच्चे से बुलवाए क्या? जी। फिर वो क्या लिखे? ओ। सारे बच्चों ने क्या लिखा? ओ। और फिर लिख दिया डी। अब जी और ओ लिखा और टीचर ने बोला गो, तो बच्चे भी क्या बोले? गो। और उसके पहले क्या किए थे बच्चे? नोटबुक में लिखे थे। ठीक? और डी लिखे, तो अब क्या हो गया? गॉड। तो पहले बच्चे क्या लिखे? अल्फाबेट से लिखना स्टार्ट किया। ठीक? कहां से? GOD या ए से लिखना स्टार्ट किया। सबसे पहले आप क्या सिखाते हैं? ए सिखाते हैं। जब पहला बार बच्चा ए बनाता है तो उसका ए जो बनता है वो ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। जब बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो ऐसा ऐसा चलता है। ठीक? और ऐसा ऐसा चलता है और धम से गिर जाता है। और यही हालत होती है जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं, तब भी हम ऐसे ही चलते हैं। तो हम कहते हैं हमारे बुजुर्ग किसके जैसे हो गए हैं? बच्चे जैसे हो गए हैं। तो
तो बच्चा भी जब ऐसे चलता है, वही बच्चा है जो ऐसे चलते 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 फिर ऐसे ऐसे चलने लगता है। तो इसीलिए हम कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। वो अभ्यास करते करते पैर ऐसे आ जाता है, वही अभ्यास ऐसे वाले ए का बन जाता है। तो पहले बच्चे ने इंग्लिश कहां से सीखी, कहां से? राइटिंग से, राइटिंग से सीखी। अब राइटिंग उसकी हो गई, आपने बनाया बोर्ड पे जी ओ और डी, तो क्या पढ़ा? गॉड। तो राइटिंग के बाद क्या किया बच्चा? रीडिंग किया। ठीक, इधर से पढ़े हो तो क्या है? गॉड, और इधर से पढ़ो तो डॉग। इसलिए कुत्ते को पत्थर नहीं मारना चाहिए। जब कुत्ते को पत्थर मारते हैं तो सीधा क्या याद आता है? भगवान ही याद आता है। राइट, गॉड और डॉग में कोई अंतर नहीं है। राइट, तो हमने पहले क्या किया? राइटिंग, उसके बाद रीडिंग। आपको इंग्लिश की क्या आती है? राइटिंग। आपको इंग्लिश की क्या आती है? रीडिंग। और हिंदी में हमने कहां से स्टार्ट किया था? एल लिसनिंग, एस स्पीकिंग, आर रीडिंग, डब्ल्यू राइटिंग। इंग्लिश में राइटिंग, रीडिंग, और एस क्या है? स्पीकिंग। जैसे ही यहां बुलाओ अंग्रेजी में बोलो, साइलेंट। एस क्या हो गया? साइलेंट। और वहां एस क्या था? स्पीकिंग। और वहां एल क्या था? लिसनिंग। और यहां एल क्या है? लैक ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आया? तो हम अंग्रेजी को कैसे सीखे? उल्टे तरीके से सीखे। यदि अंग्रेजी को हम सीधे तरीके से सीखे होते तो आज भी हम फर्राटेदार इंग्लिश बोलते होते। टॉमी सिट, तो टॉमी क्या होता है? वहीं बैठ जाओ, टॉमी, चुप हो जाता है। टॉमी को समझ में आ जाता है। और वही टॉमी को ए चुप रह, तो वो वैसे चुप हो जाता है। उसको छत्तीसगढ़ी भी समझ में आता है। टॉमी हिलना नहीं, तो टॉमी ऐसे ही बैठे रहेगा। तो हिंदी भी समझ में आता है। नहीं, टॉमी को उसका टोन समझ में आता है, वो टोन उसको समझ में आता है, तो इसलिए वो टॉमी भी समझ लेता है। यदि हम किसी बच्चे को लाके इसको कहेंगे दिस इज अ बॉटल, 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 तो अगले बार वो बोतल नहीं बोलेगा, वो अपने आप क्या बोलेगा? बॉटल बोलेगा। वाटर इनसाइड, वाटर इनसाइड, वाटर। अगले बार पानी नीर नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा? वाटर बोलेगा। ऐसे लगातार बताते बताते उसको बोलने लगे, तो आप किसी भी बच्चे को 3 महीना अपने पास रखिए, बंगाली बोलते हो तो वो बच्चा भी क्या बोलने लगेगा? उर्दू बोलते हो तो, यदि पारसी बोलते हो तो, और मेरी मातृभाषा कन्नड़ है तो वो भी क्या सीख जाएगा? कन्नड़ सीख जाएगा। सीख जाएगा कि नहीं? तो किससे सीखा? तो लिसनिंग जो है, ये जो कान है, ये हमारे अपलोडिंग यूनिट है, और ये सबसे बड़ा हार्ड डिस्क है। इससे बड़ा हार्ड डिस्क दुनिया में आज तक बना ही नहीं। कितने भी टीबी का हार्ड डिस्क है, इससे बड़ा हार्ड डिस्क तो दुनिया में आप बना भी नहीं सकते, जितना बड़ा भगवान ने बना दिया होगा। आपसे यदि मैं पूछूं कि चौथी का आपके फ्रेंड का नाम बताइए, तो थोड़ा देर सोचने के बाद यहां से वो धीरे 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 ऊपर आएगा और आप बता देंगे एक नाम। तो इतना बड़ा हार्ड डिस्क है ये, तो यहां पर स्टोर हो जाता है। और माउथ क्या है? डाउनलोडिंग यूनिट। तो हमारे करिकुलर एस्पेक्ट में इन सभी का यूज होना चाहिए, तो हम उसको यूज कर पाए। और एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी जो है, ये एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि हम क्रेडिट सिस्टम, मैं अभी बैठे हुए प्रिंसिपल रूम में कह रहा था और खास करके ज्योति मैडम से पूछ रहा था कि क्या हमारे टीचर्स टीचिंग प्लान बनाते हैं? लेसन प्लान नहीं, टीचिंग प्लान। टीचिंग प्लान मतलब यह हुआ कि पूरे सिलेबस को हम ईयर के पढ़ाने वाले मंथ्स में डिवाइड कर दें कि जुलाई में कौन सा यूनिट, सितंबर में कौन सा यूनिट, अक्टूबर में कौन सा यूनिट पढ़ाएंगे, और उस यूनिट को पढ़ाने में कितने पीरियड्स हमें लगेंगे, टेंटेटिव पीरियड्स। अब वो बन जाता है तो आपका एक बहुत बड़ा काम ये होता है कि 15 टीचिंग पीरियड बराबर 1 क्रेडिट। कितना? 15 टीचिंग आवर्स, आवर्स मतलब घंटे। मान लीजिए 1 घंटे का पीरियड है, 15 टीचिंग आवर्स बराबर 1 क्रेडिट। और आपको लगता है कि 45 क्रेडिट का है, सॉरी 45 घंटे का वो पेपर है, 45 घंटे में वो पेपर पूरा होगा, मतलब कितना क्रेडिट हुआ? 3। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका एक पेपर कितने क्रेडिट का है। क्लियर? अब हमको आगे चल के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत क्रेडिट सिस्टम में जाना है, तो हमारा सिलेबस भी हमको पता होना चाहिए कि हमारा पेपर कितने क्रेडिट का है। तो हम वैसा अपना टीचिंग प्लान बना ले, और टीचिंग प्लान के हिसाब से क्रेडिट सिस्टम और चॉइस ये दोनों होना चाहिए। हमारा सिस्टम अभी सीबीसीएस नहीं है। सीबीसीएस मतलब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। हमारा अभी केवल सीएस है। सीएस मतलब क्रेडिट सिस्टम है, लेकिन सीबी नहीं है। सीबी मतलब चॉइस बेस्ड नहीं है। हम आधा कर पाए हैं, आधा अभी किए नहीं है, तो हमें उसकी ओर जाना है। करिकुलम एनरिचमेंट। करिकुलम एनरिचमेंट मतलब यह है कि हम बीएड और एमएड का जब कोर्स कराते हैं तो उसके साथ वैल्यू एडेड कोर्स भी करा ले।
वैल्यू एडेड कोर्स जानते हैं क्या होता है? जानते हैं? क्या जानते हैं? समोसा खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं। आलू गुंडा खाते हैं, भजिया खाते हैं, डोसा खाते हैं, इडली खाते हैं। मुंह में पानी आने दीजिए और पानी पी भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, समोसा खाते हैं, इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, आलू गुंडा खाते हैं, भजिया खाते हैं, लेकिन इनके साथ में कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। चटनी चाहिए आपको, सांभर चाहिए आपको, केचप चाहिए आपको, या पताल का झोझो चाहिए आपको। ठीक, ये पताल का झोझो, चटनी, सांभर, केचप, ये सब क्या है? वैल्यू एडेड कोर्स। इनके बिना मेन कोर्स पूरा नहीं होगा। तो आपका जो बीएड और एमएड है वो आपका इडली, डोसा, समोसा, आलू गुंडा या फिर भजिया हो सकता है, लेकिन ये चटनी, सांभर, ये सब जो है ये वैल्यू एडेड कोर्सेस हैं जो उस कोर्स की वैल्यू को बढ़ाते हैं। तो वैसे वैल्यू एडेड कोर्सेस होना चाहिए जो कि जेंडर पे हो, एनवायरमेंट पे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हो, ह्यूमन वैल्यूज पे हो, प्रोफेशनल एथिक्स पे हो, और डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव एंड डाइवर्जेंट क्या है? कॉम्पिटेंसीज। डाइवर्जेंट कॉम्पिटेंसीज, वक्तृत्व कला पे एक कोर्स कराइए वैल्यू एडेड, कि कैसे बोलना चाहिए। एक वैल्यू एडेड कोर्स कराइए प्रेजेंटेशन स्किल्स पे, कि प्रेजेंटेशन कैसे देना चाहिए। एक कोर्स कराइए कम्युनिकेशन स्किल्स पे, एक कोर्स कराइए पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, एक कोर्स कराइए बॉडी लैंग्वेज पे, एक कोर्स कराइए इंटरपर्सनल स्किल्स पे, एक कोर्स कराइए इंट्रापर्सनल स्किल्स पे, एक कोर्स कराइए फिनिशिंग स्कूल पे, कि इंटरव्यू में कैसे अपीयर हुआ जाए, कपड़े कैसे पहने जाएं, किस तरीके का फॉर्मल होगा, किस तरीके का इनफॉर्मल होगा, टेबल मैनर्स क्या होंगे, टेबल पे कैसे बैठें, लोगों को कैसे कांटा और छुरी से कैसे खाया जाए, किस हाथ में कांटा होना चाहिए, किस हाथ में छुरी होना चाहिए, इसके भी मैनर्स हैं। और इसको हम कहते हैं एटिकेट्स और मैनर्स, जो हमारे पास होते ही नहीं है। जब काटते हैं तो पता चलता है ऐसे ठल से उछल के उनके प्लेट में गिर जाता है, राइट? तो हमें वो सारे मैनर्स भी आने चाहिए। पानी कैसे डालना है, उठाए गिलास और बॉटल और ऐसे धड़ 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 डालिए और पूरा पानी स्पेल आउट हो गया, राइट? सेम हुआ इस केबल को यहां से यहां लाने में, राइट? एक एक चीज बहुत छोटी सी है लेकिन कितने मायने रखती है, ये भी हमारा एटिकेट्स और मैनर्स पे डिपेंड करता है। कुर्सी में हम कैसे बैठते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, एक कुर्सी रखी रहती है और उस कुर्सी में हम आके, इसमें यदि ये कुर्सी मैं उठाऊं और इस कुर्सी को उठा के यहां बैठने का प्रयास करूं, इंटरव्यू में गया और मैं बैठा और सीधा मैं यहां बैठा, पूछा व्हाट इज योर नेम? सर घनश्याम। वेरी गुड नेम, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सर। What do you do? Sir, I teach. Oh, noble profession. You are a teacher. Yes, sir, I am a teacher. Wonderful. Thank you, sir. अब धीरे धीरे तीसरे क्वेश्चन में जाके आराम से ऐसे बैठा, तो पहले ही क्यों नहीं बैठते ऐसा? और मान लो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम? घनश्याम। व्हाट अ बैड नेम? सॉरी सर। तो ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए ये हमें पता होना चाहिए कि हम कितना कंफर्टेबल हैं। मुझसे इंटरव्यू में पूछा आपके शर्ट में कितने बटन हैं? मैंने कहा 9 सर। गिन के आए थे? मैंने कहा कोई अपने शर्ट के बटन गिनता है? सर 9 हैं, आप चाहें तो गिन लीजिए, क्योंकि आपने पूछा था तो मैंने बता दिया 9। कितने सीढ़ी चढ़ के आए? सर उतने ही जितना उतर के जाऊंगा। तो उत्तर देने का तरीका भी आना चाहिए। ये नहीं कि कितने सीढ़ी है मैं कंफ्यूज हो जाऊं, अरे यार सीढ़ी तो गिना ही नहीं। अरे मैं तो दूसरे के लिए इंटरव्यू देने आया हूं। एक व्यक्ति इंटरव्यू देने गया और जैसे ही वो गया उसके सारे रिकॉर्ड्स को उसने सामने में रखा और उन्होंने कहा स्विच ऑन द फैन, और फैन जैसे ही उसने स्विच ऑन किया पूरे के पूरे पन्ने उसके बिखर गए और वो उसको समेटने में लगा। वो इंटरव्यू देने गया था मैनेजर के लिए, तो उन्होंने कहा यू आर नॉट सेलेक्टेड, बिकॉज इफ यू हैड बीन सेलेक्टेड देन you should have used the bell to call the peon and to collect the records. आपका काम तो वो था कि घंटी बजाते एक चपरासी आता वो उठाता, आप ही उठाने लगोगे तो फिर आपका मैनेजर रहने का मतलब क्या है? So they test according. तो इसीलिए हमको वो वैल्यू एडेड कोर्सेस कराने की जरूरत है। हम एकदम से बीएड और एमएड करके कहां आ जाते हैं? टीचिंग में आ जाते हैं, और टीचिंग का हमें कुछ भी पता नहीं रहता है। तो हमें वो वैल्यू एडेड कोर्स, उसको क्या करेंगे? वैल्यू को ऐड करेंगे। टीचिंग टेक्निक्स क्या है, कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे इमोशनल क्वोशंट को ऑब्जर्व करना चाहिए, कैसे सोशल क्वोशंट को देखना चाहिए, साइकोलॉजिकल क्वोशंट कैसा होगा। इस सिस्टम से आप कहेंगे तो वो कहेगा अंगूठा लगाओ, 10:30 बजे आए कि नहीं आए। लेकिन एक टीचर क्लास ले रहा होगा, मैम सॉरी मैम, बारिश हो रही थी मैम, साइकिल पंचर हो गया मैम, तो उसको देखते ही मैम को समझ में आ गया कि बच्चा वाकई में
साइकिल पंचर हुआ होगा और भीगा भी है, तो उनका इमोशनल क्वोशंट जाग उठता है और वो कहती हैं अंदर आ जा। लेकिन आपका ये सिस्टम क्या कहेगा? यू आर लेट। तो उस पे क्या नहीं होता? इमोशनल क्वोशंट नहीं होता, सोशल क्वोशंट नहीं होता। इसलिए टीचर में क्या होता है? इमोशनल भी होता है और सोशल भी होता है। तो उसके लिए वैल्यू एडेड कोर्स हो। और फीडबैक सिस्टम, फीडबैक ये होगा कि मेरे जाने के बाद आपसे फीडबैक लिया जाएगा कि अमुक व्यक्ति आए थे, उन्होंने कैसे किया या कैसे आपको बताया। फीडबैक से मतलब ये होता है कि फीडबैक देने पर यह पता चलता है कि हमने जिन कार्यक्रमों को किया वो कार्यक्रम कैसे थे, उनमें और क्या परिवर्तन होना चाहिए और उसको बेहतर कैसे बनाया जा सके। इसलिए फीडबैक आवश्यक है। जब आइंस्टीन ने E इज इक्वल टू MC स्क्वायर खोजा तो लोगों ने आइंस्टीन से पूछा कि आइंस्टीन E इज इक्वल टू MC स्क्वायर खोजने में आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किसने किया? तो आइंस्टीन ने कहा वो लोग जो कहते थे आइंस्टीन तू ये नहीं कर सकता, आइंस्टीन तू तो बिल्कुल नहीं कर सकता, आइंस्टीन तेरे बस की बात नहीं है, आइंस्टीन तेरे 4 जन्म के पुरखे भी ये काम नहीं कर सकते। तो उन लोगों ने जब कहा आइंस्टीन तू ये नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा आइंस्टीन तू कर सकता है, कर सकता है। तो इसीलिए मैं ये करके दिखाया और ये पूरा का पूरा श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने कहा आइंस्टीन तू कर नहीं सकता। इसलिए कबीर ने भी कहा था निंदक नियरे राखे आंगन कुटी छबा। तो ये निंदा करने वाले जो हैं इनको हमेशा पॉकेट पे रखिए, क्योंकि यही हैं जो हमें प्रगति की ओर ले जाते हैं, और ये नहीं होते तो हमारी प्रगति कभी होती ही नहीं। तो इसीलिए जब आइंस्टीन ऐसा कह सकता है, और गुरु फिल्म में भी ये डायलॉग है कि यदि कोई आपके बारे में बात कर रहा है, आपकी ओर उंगली उठा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर। जो सही रास्ते पर होगा उंगलियां उसी के लिए उठेंगी, वरना दुनिया का रोग है क्या कहेंगे लोग, तो हम उसी बारे में रहते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना, तो रहना बीत जाती है हम उसी का। इसलिए हम कहते हैं कुत्ता भौंके 1000 हाथी चले बाजार। और यदि हाथी कुत्ता के भौंकने में कुत्ते को दौड़ाने लगे तो हाथी कहां नहीं पहुंच पाएगा? बाजार नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हाथी कहता है ते भौंकत रहा, मैं जाता हूं कहां? बाजार जाता हूं, ते जेन करना है करत रहा। तो ये हमारा क्या होना चाहिए? फीडबैक इस तरीके का होना है। दूसरा है टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन। पहला क्राइटेरिया क्या था? करिकुलर एस्पेक्ट। तो करिकुलर एस्पेक्ट तो आपने बना दिया, मतलब आपने इस महाविद्यालय का पहले क्या बनाया? क्या बनाया? नहीं, पिलर्स के भी पहले बेस, पहले आपने बेस बना दिया महाविद्यालय का, ठीक। अब बेस बना के आपने महाविद्यालय में क्या बना दिया? बिल्डिंग बना दिया। तो बिल्डिंग बना दिया मतलब आपका करिकुलर एस्पेक्ट पूरा हो गया। अब दूसरे में आते हैं, क्या है? अब क्राइटेरिया को देखते जाइएगा। पहला क्या है? करिकुलर एस्पेक्ट, उसमें केवल एक है करिकुलर एस्पेक्ट, लेकिन इसमें देखिएगा 3 है। क्या क्या है? टीचिंग है, लर्निंग है, इवैल्यूएशन है। सो सबसे पहले महाविद्यालय में बच्चे जैसे ही एडमिशन लिए आप उनका क्या कराते हैं? टीचिंग कराते हैं, ठीक है। क्या कराते हैं? टीचिंग कराते हैं। टीच किनको करते हैं? बताइए, टीच किनको करते हैं? टी हटा दीजिए, बस वही तो है। टीच, ईच, इज टीच। टीच किसको करते हैं? ईच को करते हैं, हर एक को करते हैं। तो टीच किसको करते हैं? टी हटाइए, ईच को करते हैं। तो टीच, ईच, इज टीच, ठीक। आपने टीचिंग किया। आपने यदि मुझे पढ़ाया तो मैं क्या करूंगा? लर्न करूंगा। तो टीचिंग के बाद क्या होगा? लर्निंग होगा। लर्निंग में से एल हटा दीजिए, अर्निंग। आज मैं पैसा कमा रहा हूं तो मैंने पहले क्या किया था? लर्निंग किया था, तभी तो मैं क्या कर पा रहा हूं? अर्निंग। हमारे बच्चों को बताना होगा अर्निंग के लिए क्या जरूरी है? लर्निंग जरूरी है। एक दर्जी भी पहले लर्निंग करता है, बाद में कपड़ा सिल सिल के अर्निंग करता है। एक मोची भी पहले लर्निंग करता है, फिर अर्निंग करता है। एक टीचर भी पहले फिर क्या करता है? अर्निंग। तो टीचिंग, उसके बाद दूसरा क्या है? लर्निंग। आपने टीच भी कर दिया, उसने लर्न भी कर लिया, लेकिन उसने कितना लर्न किया है इसको अब आप क्या करेंगे? इवैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन। तो आप समझ लीजिए क्राइटेरिया नंबर 2 कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। टीचिंग भी है इसमें, आप कैसे पढ़ाते हैं, पहला। लर्निंग, वो कैसे लर्न करते हैं वो। और तीसरा, आप कैसे उस लर्निंग को इवैल्यूएट करते हैं। ये 3 चीजें इसमें हैं। तो आप इफेक्टिव लर्निंग, आपका पढ़ाने का तरीका कितना इफेक्टिव है? क्या बच्चे आपकी बातों को पूरे तरीके से समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये 3 अच्छे बच्चे ही नहीं समझेंगे, वो पीछे के बैक बेंचर्स भी समझेंगे, ठीक।
जब इंस्पेक्टर का विजिट होता था तो हम टीचर्स अच्छे अच्छे बच्चों को सामने में बैठा लेते थे। तो एक टीचर ने बैठाया अच्छे अच्छे बच्चों को और इंस्पेक्टर आए और उन्होंने बोर्ड पे लिखा NATURE। क्या लिखा? NATURE। इनसे बोला पढ़ो, बताओ। थोड़ा संकोच, अरे बताओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। उसने पढ़ा NATURE, नटूरे। तो वो इंस्पेक्टर बड़ा हैरान हुआ, टीचर से बोला ये क्या है? नटूरे बोलता है। फिर दूसरा उसने लिखा, ठीक, उसने लिखा FUTURE। तो दूसरे बच्चे से बोला फुटूरे। फिर तीसरा लिखा MATURE। तीसरे से पूछा, इन्होंने कहा मटूरे। तो एक क्या था? नटूरे, दूसरा क्या था? फुटूरे, और तीसरा क्या था? मटूरे। तो खूब परेशान हुआ वो, टीचर से बोला। टीचर बोला सर क्या करूं सर, बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। फिर वो प्रिंसिपल के पास गया, टीचर को बुलाया, टीचर से बोला कि ऐसे कैसे बोलते हैं। तो प्रिंसिपल बोलता है सर छोड़ दीजिए, क्या है कि इनके भी बहुत बच्चे हैं सर, 3-4 बच्चे हैं इनके, इनका फुटूरे पूरा बर्बाद हो जाएगा। फुटूरे मतलब? तो वो टीचर वैसा है, जैसे टीचर ने पढ़ाया टॉट ने वैसी ही स्वीकार किया, मतलब ग्रहण किया। टीचर ने हमें पढ़ाया स्कूल, तो हमने भी कहा स्कूल। लाइन खींचने वाले को टीचर ने कहा स्केल, तो हमने भी कहा स्केल। ऐसे जो किया उसको बोले देख कैसे करा, इस्माइल, तो हमने भी कहा इस्माइल। और पता चला फिल्म दिल दे चुके सनम में जो म्यूजिक डायरेक्टर था उसका नाम भी इस्माइल दरबार था। वो इस्माइल और इस इस्माइल में अंतर क्या है? फिर मतलब यह हुआ कि प्रोनाउंसिएशन हमारा गड़बड़ हो गया, ठीक। वो जो घंटी बजा के हमने बुलाया वो व्यक्ति कौन है? प्यून। आप प्यून कहते हैं, जबकि उसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है पियन, PEON। 99% उसको क्या बोलते हैं? प्यून बोलते हैं, जबकि होना क्या चाहिए? पियन होना चाहिए। आप जिस महाविद्यालय में हैं उस महाविद्यालय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉलेज। आप कॉलेज कहते हैं। हिंदी वो है जैसा लिखते हैं वैसा हिंदी पढ़ते हैं, अंग्रेजी वो नहीं है जैसा लिखते हैं वैसा पढ़े, वरना वो गड़बड़ हो जाएगा। साइकोलॉजी में पी का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है लेकिन रहता है। कलर में यू का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है लेकिन रहता है। अंग्रेजी अंग्रेजी है, हिंदी हिंदी है, तो इसीलिए हिंदी को हिंदी के जैसा और अंग्रेजी को अंग्रेजी के जैसा बोलना चाहिए। तो हमें भी वो चीजें आनी चाहिए, वो हम इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग में बता सके। फिर इंटरैक्टिव हमारा इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स, एक दूसरे से बातचीत में इंटरैक्टिव बोर्ड का यूज करें, इंटरैक्टिव हम अपने आप को कर सके। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हमें अपने स्टूडेंट्स को लॉट से हॉट्स की ओर ले जाना है। लॉट्स मतलब बहुत सारे नहीं, ये भी है। दूसरा मतलब है लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। क्या होता है? लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। जो स्कूलों में थिंकिंग स्किल्स डेवलप किया जाता है वो लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है। और जैसे ही कॉलेज में आते हैं वो लॉट्स, स्कूल में इतने लोग पढ़ते हैं ना, लॉट्स में पढ़ते हैं, और कॉलेज में आते हैं तो क्या हो जाता है? कम हो जाते हैं। और कॉलेज में आके क्या बोलते हैं? कोई अच्छा दिख रहा है तो आजकल बोलते हैं क्या हॉट लग रहा है बॉस, राइट। तो हॉट्स का यूज करते हैं हम, करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। तो हॉट्स मतलब हुआ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो हमें कहां से कहां जाना है? लॉट से हॉट्स की ओर जाना है। आपके महाविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी जो लॉट से आता है उसको आप क्या बनाइए? हॉट्स बना दीजिए। इतना हॉट बनाइए उसको कि वो बाजार में हॉट केक के जैसा बिकने लगे। हॉट केक किसको कहते हैं? जो आया नहीं और तुरंत बिक गया। 100 समोसा बनाया और 200 लोगों की, तो 100 लोग को ही मिला, बाकी और वो बनाता नहीं है बिक जाता है, बनाता नहीं है बिक जाता है, तो क्या हो गया? वो हॉट केक हो गया, ठीक। याद है आपको कोरोना के समय पे कुछ दवाइयां क्या हो गई थी? हॉट केक हो गई थी, और किसी को मिल भी नहीं रही थी। लोग अपने घर में रख लिए थे, पता नहीं कब मिल जाए, और जिसको जरूरत थी उसको, तो वो हॉट केक बन गया था। तो आप अपने बच्चों को ऐसा हॉट बनाइए कि कोई भी एम्प्लॉयर आए तो कहे यार स्टूडेंट्स चाहिए तो कहां से चाहिए? प्रगति से। मुझे हो तो नथुलाल जैसी, वरना ना हो। स्टूडेंट्स हो तो प्रगति जैसे, वरना तो वो होना चाहिए। सो दैट्स द थिंग। और उसके बाद आइए, आपको देख के सुखद अनुभूति है। आइए सामने आइए, आइए। ये प्राचार्य से प्राचार्य, आइए आइए। अलेक्जेंडर ने पोरस से पूछा था कि तुम्हारे साथ व्यवहार कैसा किया जाए, तो उसने कहा था किसके जैसा? एक राजा के जैसा। तो प्राचार्य से प्राचार्य,
बैठिए बैठिए। नहीं नहीं, मैं पानी नहीं पीऊंगा अभी, पानी पिलाऊंगा अभी। राइट। तो इंटरव्यूज को कंडक्ट करें, फोकस ग्रुप डिस्कशन पे करें, डिबेट्स करें, हर एक विषय पे लगातार डिबेट करते रहिए। डिबेट मतलब वो होता है जिसका दोनों पक्ष होता है। लगातार बच्चों से डिबेट कराइए, एक्सपेरिमेंट कराइए, इंटर्नशिप कराइए, आईसीटी रिसोर्सेस का यूज करिए, एडिक्वेट कॉम्पिटेंसीज डेवलप करिए और लगातार प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते जाइए। मतलब यह है कि लगातार हम अपने आप में क्या करते रहें, अभिवृद्धि लगातार करते रहें, चेंजेस हम में ले आए। आपने देखा होगा एक रिन आता है, राइट, और रिन जब आता है तो वो देखता है कि एक कपड़ा ऐसे ही रहता है और जैसे ही रिन की झंकार कहता है, ऐसा देखते हैं सफेद बैंड हो जाता है और वो परिवर्तन है उससे होके गुजरता है। तो परिवर्तन आपके दाएं बाएं ऊपर नीचे सामने पीछे नहीं होना चाहिए, बल्कि परिवर्तन आपसे होके जाना चाहिए ताकि आप भी अपने आप को क्या कर लें, परिवर्तित कर ले। यदि आप परिवर्तित नहीं करते तो आज आप एटीएम का यूज नहीं करते। यदि आप परिवर्तित नहीं करते तो आप यूपीआई कोड से आज स्कैन करके पैसा नहीं देते। यदि आप परिवर्तित नहीं करते तो आज बैंक में आप लाइन लगा के खड़े होते और वो भी ऐसे घिसते रहता पेन को और आपको पैसा देता। और आज आपका पैसा लेना बहुत सुगम हो गया है क्योंकि वहां पर भी क्या आ गया है, संगणक आ गया है। संगणक मतलब कंप्यूटर आ गया है। आपका लाइफ क्या हो गया है, चेंज हो गया। तो उसी कंप्यूटर का हम यूज कर पाए। और इसीलिए एजुकेशन क्या है, एजुकेशन शुड बी होलिस्टिक, मैन मेकिंग एंड गिविंग कैरेक्टर बिल्डिंग। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। वेल्थ मतलब इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट। तो इसीलिए एजुकेशन हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग भी है और एजुकेशन अनलॉक करता है वो सारे डोर्स को जो कि हमें प्रोग्रेस की ओर ले जाते हैं। और अ नेशन एडवांसेस इन प्रोपोर्शन टू एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस स्प्रेड अमंग मासेस। मासेस मतलब लोग। तो आपके यहां बच्चे कहां से आते हैं, मासेस से आते हैं। कहां आते हैं, क्लासेस में। और क्लासेस से कहां जाते हैं, मासेस में। तो क्लासेस और मासेस के बीच की कड़ी कौन है, वही टीचर। वही टीचर मासेस से आने वाले बच्चों को क्लासेस में परिष्कृत करता है और वही परिष्कृत बच्चे फिर वापस कहां जाते हैं, मासेस में जाते हैं। तो क्लासेस से मासेस और मासेस से क्लासेस में हम लेके जाते हैं। और ये एक वीडियो है, आप थोड़ा बोर हो गए होंगे तो देख लीजिए। तब तक श्रुति मैडम ने कहा कि पानी पी लीजिए तो मैं पानी पी लेता हूं। देखा आपने, वुडकटर की स्टोरी समझ में आई। ये वुडकटर कौन है, हम लोग। हम कभी क्लास में जाने के पहले अपने स्किल को शार्प कर पाए, नहीं। पहले दिन बहुत अच्छा पढ़ा है, दूसरे दिन धीरे धीरे हमारी एफिशिएंसी क्या होती गई, कम होती चली गई। क्यों कम होती चली गई, क्योंकि हमने अपने स्किल को कभी शार्प किया ही नहीं। आप तब तक शार्प नहीं करते जब तक वो चाकू आपका टमाटर काटना ना छोड़ दे, राइट।
तब आपको लगता है टमाटर तक नहीं कट रहा है तो मतलब चाकू में अब क्या कराने की जरूरत है, धार कराने की जरूरत है। उतने दिन तक इतना दिन हो गया रहता है, इसलिए हमें अपने स्किल को लगातार क्या करना है, शार्पन करने की जरूरत है। और वही स्किल शार्पन करते हैं तो टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन में स्टूडेंट का एनरोलमेंट प्रोफाइल है, स्टूडेंट टीचर रेशियो है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, टीचर का प्रोफाइल है, इवैल्यूएशन एंड रिफॉर्म्स है, ये सारा का सारा टीचिंग एंड लर्निंग में ये होता है। मैडम ने अभी अपने कॉलेज का नैक करवाया, कौन से ग्रेड के साथ, B++। कितना सीजीपीए, 2.91 सीजीपीए के साथ। तो एक बार जोरदार तालियां तो बजा दीजिए। प्रगति कॉलेज की प्रगति कहां दिखी, संदीपनी में दिखी। ठीक, तो प्रगति कॉलेज की प्रगति यदि संदीपनी में दिख रही है तो संदीपनी ऋषि के आश्रम में निकलने वाला जो कृष्ण था वो भी कहां दिखना चाहिए, प्रगति कॉलेज में दिखना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको अब मिलाप करना चाहिए कि कहां हम बेहतर कर पाएं। तो सेकंड क्राइटेरिया में सबसे बड़ी चीज यह है कि आप टीचिंग कैसे कर पाते हैं, लर्निंग कैसे कर पाते हैं और उसका इवैल्यूएशन कैसे कर पाते हैं। फिर ये जैसे है क्राइटेरिया नंबर, इसके पहले वाला 3 में यह है कि रिसर्च आपका कैसा है, इनोवेशन कैसा है, एक्सटेंशन कैसा है। तो ये रिसर्च, इनोवेशन, एक्सटेंशन में होकर ये आपके एक्सटेंशन एक्टिविटीज हो जाएंगे। एक्सटेंशन एक्टिविटीज किस किस की होंगे, हर एक डिपार्टमेंट की एक्सटेंशन एक्टिविटी होगी। यदि आपका इंग्लिश डिपार्टमेंट है, इंग्लिश कोई पढ़ाते हैं तो आसपास के इलाके में जाके आप ये कर सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं जो गलत अंग्रेजी बोलते हैं उनको अंग्रेजी आप सही तरीके से कैसे बोली जाए, जहां हिंदी गलत बोलते हैं वहां हिंदी कैसे बोली जाए, या फिर आपके दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ले जाके आप लोगों को बीच में उसका प्रचार प्रसार करिए तो आपकी एक्सटेंशन एक्टिविटीज अपने आप बढ़ जाएंगी। एक्सटेंशन एक्टिविटीज मतलब ये हुआ बियॉन्ड द 4 वॉल्स, मतलब आपके 4 दीवारी के बाहर निकलकर आपको इसको देखने की जरूरत है। तो 4 दीवारी से बाहर निकलना है आपको, तब जाके आपका एक्सटेंशन होगा। और उसके साथ जो होना चाहिए वो क्या है, रिसर्च। मैडम मुझसे बता रही थी कि सर हमारा एक क्राइटेरिया जो बड़ा कमजोर रह गया वो था तीसरा क्राइटेरिया, कौन सा, रिसर्च। रिसर्च नहीं हो पाया, हम उतने पेपर्स नहीं कर पाए। श्रुति मैडम ने पेपर लिखा, नहीं हो पा रहा है तो श्रुति मैडम को ज्योति मैडम का साथ ले लेना चाहिए, 1 से भले 2। अब 2 में भी नहीं हो पा रहा है, 2 से भले, तो जब साइंस वाले 4 लोग मिलकर पेपर लिख सकते हैं तो आर्ट्स कॉमर्स वाले, एजुकेशन वाले भी 4 लोग मिलकर पेपर लिख सकते हैं। एक व्यक्ति टूल बनाने का काम करे, एक व्यक्ति उसका एनालिसिस करे, एक व्यक्ति उसको पूरा टेक्स्ट में लिखे और एक व्यक्ति उसके पूरे रेफरेंसेस को कलेक्ट करे। तो ऐसे 4 लोग मिल जाने से क्या होता है, कोऑपरेशन होता है, कोलैबोरेशन होता है और कोऑर्डिनेशन होता है। इसीलिए तब हम कहते हैं ये 4 मिलके क्या बन गए, टीम बन गए, TEAM। टीम का मतलब, टीम का मतलब, टीम का मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। वो टीम, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर मतलब जब सारे लोग एक साथ मिल जाएंगे तो अचीवमेंट हमारा क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। इसलिए हमको रिले रेस करना चाहिए, अकेला नहीं दौड़ना चाहिए। आप अकेले इतना आगे दौड़ जाएंगे कि ताली बजाने वाला भी नहीं रहेगा। इसीलिए हमको सबको साथ में लेके चलना चाहिए, उबंटू करना चाहिए। उबंटू मतलब एक अमेरिकन गया साउथ अफ्रीका में और वो इतनी सारी टॉफी लेके गया, देखा बहुत सारे बच्चे थे तो उसने क्या किया कि उसने कहा एक एक बच्चे को टॉफी देने से बेहतर है, उसने 100 मीटर पे टॉफी रख दी और अब बच्चों से कहा कि जो बच्चा वहां पर पहले जाके लेगा उसी को ये पूरी की पूरी टॉफी दी जाएगी। और उसने बच्चों को लाइन से ऐसे खड़ा कर दिया, एक के बगल में एक, और कहा मैं 1 2 और 3 कहूंगा, जो पहले पहुंचेगा उसके लिए। उसने 1 कहा, कुछ हलचल नहीं हुई, 2 कहा, देखा धीरे धीरे हाथ ऐसे होने लगे और जैसे 2 पूरा होके 3 हुआ, वो सब बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े और पूरे के पूरे बच्चे एक साथ दौड़ के कहां पहुंच गए, टॉफी के पास, और बांट लिए। इसको कहते हैं उबंटू। वहां कौन हारा, कोई नहीं हारा, और जीता कौन, हर व्यक्ति जीत गया। तो वैसा कि हम एक अकेला आगे नहीं बढ़े बल्कि सबको साथ लेके बढ़े। हमारी ग्रोथ वर्टिकल भी होनी चाहिए और हॉरिजॉन्टल भी होनी चाहिए। सबको साथ लेके हम दौड़ के उस मुकाम तक पहुंचे। तो वैसा रिसर्च करने की जरूरत है। रिसर्च का सबसे ज्यादा जरूरी है कल्चर डेवलप करने की जरूरत है। रिसर्च का कल्चर होना चाहिए, बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए। और हम कहते हैं अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जो आदमी है वो इससे जाना जाता है कि उसकी कंपनी कैसे है। आप यदि कंपनी में मवालियों के रहेंगे, आप कितने भी अच्छे रहें, आपको लोग क्या कहेंगे,
ये भी मवाली है। लेकिन आप इंटेलेक्चुअल्स के बीच में रहेंगे और आपको कुछ भी नहीं आता होगा तो भी क्या कहेंगे, कम से कम ये इंटेलेक्चुअल के साथ तो रहता है। तो आप कहते हैं संगत का असर, वो असर जो है आपके ऊपर सरासर होता रहे, ये जरूरी है। इसीलिए रिसर्च का हमको कल्चर डेवलप करने की जरूरत है। इसलिए नई एजुकेशन पॉलिसी में 4 वर्षीय पाठ्यक्रम रखा गया, 3 साल तक साल में 7.5 सीजीपीए यदि आप तीसरे साल में पाते हैं तो चौथे साल में आप रिसर्च में जा सकते हैं। तो रिसर्च बेंट ऑफ माइंड के लोग ही चौथे साल की उस डिग्री की कोर्स की ओर जाएंगे। तो रिसर्च कल्चर हमको डेवलप करना है। की इंडिकेटर्स में यह है, इनोवेटिव इकोसिस्टम कैसा पैदा करें, एक ऐसा इकोसिस्टम पैदा करें जहां सारे लोग सीख सकें, सारे लोग सीखने के साथ साथ रिसर्च का पब्लिकेशन कराएं, अवार्ड भी लें, और साथ ही साथ हम एक्सटेंशन की एक्टिविटीज को जितना कम्युनिटी डेवलपमेंट हो सकता है। आप तो रायपुर पे रहते हैं, रायपुर में रहने के बाद आप लगातार लोगों के साथ क्या करिए, 3 चीजें करिए। एक एमओयू करिए, जो मैडम ने किया था आइसपिल के साथ, आज वो एक रील बनकर आपके सामने में आया, राइट। तो वो जो एमओयू है वो एमओयू लीगल डॉक्यूमेंट है, तो वो स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए। दूसरा है लिंकेज, लिंकेज आपका होगा जो स्कूल्स हैं, जो फीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनसे लिंकेज करिए और वहां के स्टूडेंट आपके यहां आए, वो फीडबैक वहां से आपको मिले, तो वो आपका फीडिंग इंस्टीट्यूशन हुआ। और कोलैबोरेशन जो है, जितने सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जितने सारे क्लब हैं, उनके साथ करिए, रोटरी के साथ करिए, लायंस के साथ करिए, जेसीस के साथ करिए, या किसी एनजीओ के साथ करिए, और उनके कार्यक्रम को अपने यहां और अपने कार्यक्रम को उनके यहां, दोनों का बैनर लगाइए और कार्यक्रम करिए। ये आपका कोलैबोरेशन है। तो कोलैबोरेशन के लिए कोई लीगल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। लिंकेज के लिए आपके लेटर हेड पे लिंकेज हो जाएगा, लेकिन एमओयू के लिए क्या चाहिए, स्टैम्प पेपर चाहिए। तो हर की गतिविधियां अलग अलग होंगी, एमओयू की अलग होगी, लिंकेज की अलग होगी और कोलैबोरेशन की अलग होगी। आप कोलैबोरेशन करिए। संदीपनी एकेडमी के साथ आप क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेशन प्रोग्राम कर सकते हैं, टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम कर सकते हैं। उनके टीचर को अपने यहां बुलाइए, अपने यहां के टीचर वहां ले जाइए, अपने बीएड एमएड के स्टूडेंट्स को वहां ले जाइए, वहां के स्टूडेंट्स को यहां बुलाइए। इस तरीके से कोलैबोरेटिव एफर्ट, दोनों कॉलेज का बैनर लगाइए और एक कार्यक्रम आप करा लीजिए। एफडीपी करा लीजिए, 3 कॉलेज मिलकर तीनों कॉलेज के स्टाफ के लिए एफडीपी करा लीजिए। सो दिस यू कैन डू इन कोलैबोरेशन विद ईच अदर। और उसके बाद 4th क्राइटेरिया कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, लेकिन नैक कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जहां पर आप उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके। ऑप्टिमम मतलब एक एक जगह का भी आप उपयोग कर पाए। जैसे आपके पास एक कमरा है, सुबह में वो क्या हो जाता है आपका ड्राइंग रूम, दोपहर में खाने का हो जाता है और रात में वही बेडरूम में परिवर्तित हो जाता है। वो जो आप गद्दा रहता है आपका, उस गद्दे को रात को बिछा देते हैं, अगले दिन सुबह उठे तो उसको क्या करते हैं, मोड़ के रख देते हैं, एक गद्दे के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, और उसके ऊपर चादर बिछा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, सोफा। उस पे लोग आते हैं तो क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, और रात को वही खुल जाता है तो क्या बन जाता है, बेड बन जाता है। तो उतने कम जगह में आप कैसे उपयोग कर पा रहे हैं, जितना आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस है उस पे आप मैक्सिमम कैसे यूज करते हैं, स्टूडेंट और टीचर को कैसे कैसी फैसिलिटीज देते हैं, उनका बेनिफिट कैसे होता है। जैसे मैं पूछ रहा था कितने बच्चे हैं टोटल, तो मुझे कहा गया 1000 बच्चे। कितने को स्कॉलरशिप मिलती है, कहा गया 250 बच्चों को। मैंने कहा बाकी और क्यों स्कॉलरशिप, सर इंटरेस्ट नहीं लेते। तो इंटरेस्ट जगाने का काम किसका है, हमारा। उसको स्कॉलरशिप मिलती है तो उसको बताना पड़ेगा कि नहीं तुमको स्कॉलरशिप मिलती है, तुम स्कॉलरशिप लो। तो हमें यह बताने की जरूरत है कि जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्राप्त हो सके, यह दायित्व भी हमारा है। तो हम उसको भी कर पाए और फैसिलिटीज को न केवल एक्सपैंड करें बल्कि फ्यूचर के डिमांड्स को भी मीट कर पाए। तो फिजिकल फैसिलिटी है, लाइब्रेरी है, आईटी है और कैंपस है। लाइब्रेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइब्रेरी आपके पास किस तरीके की है, क्या आप ई लाइब्रेरी बना के रखे हैं, यदि नहीं बनाए हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, हर एक फैकल्टी अपना एक वीडियो लेक्चर, जैसे आज रिकॉर्ड हो रहा है, कल आप ऐसे ही एक क्लास कर लीजिए, वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड करके इसको अपना यूट्यूब का चैनल है, और यूट्यूब का चैनल प्रत्येक व्यक्ति का होगा, जिसका भी अकाउंट जीमेल में होगा उसका यूट्यूब चैनल पक्का होगा। उस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर लीजिए, उस यूट्यूब के जो यूआरएल है उसको ले आके आप अपने कॉलेज के वेबसाइट पे डाल दीजिए और उसको लाइव कर दीजिए। जो भी बच्चे आपके यहां के देखेंगे, केवल वही नहीं देखेंगे, दूसरे कॉलेज के बच्चे भी आपके लेक्चर को देखेंगे। उसको कितने लोगों ने व्यू किया, यह पूरा का पूरा लिस्ट आपके सामने में आ जाएगा और आपका एक कंटेंट क्या हो जाएगा, डिजिटलाइज हो जाएगा। तो डिजिटल कंटेंट आपके पास आ जाएगा। ठीक। दूसरा तरीका है
आप मेरा YouTube का चैनल देख लीजिए, मेरे YouTube के बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन एजुकेशन के कम हैं, घुमक्कड़ के ज्यादा हैं, क्योंकि मैं तो यायावर हूं, कभी यहां हूं तो कभी वहां हूं, और जहां जहां घूमता हूं वहां वहां का एक वीडियो बना के डाल देता हूं, और छत्तीसगढ़ के जितने ऐसे जगह हैं उनके सारे वीडियोस मेरे YouTube पे है। तो मैं इससे क्या बताता हूं, मैं इससे यह बन जाता हूं कि सरकार माने या ना माने, टूरिज्म डिपार्टमेंट माने या माने, मैं अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर मान लेता हूं, तो मैं छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक, तो मेरा एक YouTube हुआ। दूसरा मैं एक काम और करता हूं कि मैं जब कभी बैठा एक कविता लिखा तो कविता को मैं अपनी आवाज दे देता हूं, दूसरे की आवाज नहीं लेता, क्योंकि मैं भी ये मानता हूं कि वो एक मसाला आता था मूछ वाले का, कौन सा, MDH मसाले, उनसे किसी ने पूछा आप एडवर्टाइजमेंट में दूसरे को क्यों नहीं लेते, तो वो कहता दूसरों को पैसा देना पड़ेगा, अपने ही प्रोडक्ट में दूसरे को पैसा देकर एडवर्टाइजमेंट कराने से बेहतर है कि मैं ही अपने प्रोडक्ट का खुद एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करूं। तो मैं भी वही व्यक्ति हूं, मेरी कविता को दूसरा क्यों आवाज दे, तो मैं अपनी कविता को आवाज खुद देता हूं। हेडफोन नाम का एक ऐप है और उसमें मैं अपना पॉडकास्ट डाल देता हूं, तो मेरा पॉडकास्ट भी है। तो ऐसा तो कौन कर सकता है, हर एक व्यक्ति कर सकता है। अपना एक पॉडकास्ट भी डेवलप कर सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल कर सकते हैं, अपना खुद का आप ब्लॉग बना सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में 80 साल का व्यक्ति यदि रोज ब्लॉग लिख सकता है तो हम अपना ब्लॉग क्यों नहीं बना सकते। हम भी तो अपना ब्लॉग बना सकते हैं, उसमें बहुत सारे कंटेंट्स हम अपने डाल सकते हैं, अपना URL डाल सकते हैं, अपना पॉडकास्ट डाल सकते हैं, अपने वीडियोस डाल सकते हैं, अपने लेखन को वहां प्रदर्शित कर सकते हैं, कविताएं लिख सकते हैं, न जाने कितना आप ब्लॉग कर सकते हैं। आपके कॉलेज का एक वेबसाइट और हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी क्या हो गई, ब्लॉग हो गई, या अपना अपना खुद का भी वेबसाइट हो सकता है। तो ये आप कर सकते हैं, तो आपके रिसोर्सेस जो है वो पूरा डिजिटलाइज हो जाएंगे। आप बहुत सारे चीजों को ऐसा डिजिटलाइज कर सकते हैं जो कि की इंडिकेटर्स है आपके क्राइटेरिया नंबर 4 के। फिर 5 में आ जाता है स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन। स्टूडेंट को सपोर्ट कैसे करते हैं, जो वुड बी टीचर्स हैं उनको टीचर बनने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं, उनमें टीचर के स्किल्स कैसे पता करते हैं, और उनमें टीचर्स के स्किल्स को ओरिएंट कैसे करते हैं, उनके लिए कितने प्रोग्राम्स कराते हैं, उनको करियर एडवांसमेंट के बारे में क्या बताते हैं, क्या उनको आप ये बता पाते हैं कि आपका केवल टीचिंग में जाएंगे कि कहीं और भी जा सकते हैं। तो करियर के जितने ऑप्शंस हैं वो, फिर उनका मॉनिटर कैसे कहते हैं परफॉर्मेंस का। मैं अभी ज्योति मैडम से पूछ रहा था कि आपके यहाँ ERP है, तो उन्होंने कहा ERP है। मैंने कहा ERP में क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया फीस का ये सब रखते हैं। लेकिन ERP पूरा होलिस्टिक होना चाहिए, जहां पर बच्चा एडमिशन लिया उस समय उसका क्या परसेंटेज था, उसके बाद लगातार टेस्ट में उसका कितना नंबर आया, फिर तिमाही में, छमाही में, एग्जाम में कितना परसेंट आया, को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उसका पार्टिसिपेशन कितना था, फाइनल एग्जाम में उसका कितना आया, ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस कैसे रहा, वो जो पूरा का पूरा होगा वो होलिस्टिक होगा। वो पहले साल, फिर दूसरे साल मैं ये देखूं कि उसका इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं कमजोर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो क्यों हो रहा है उसके लिए मैं लगातार उसकी क्या करूं, काउंसलिंग करूं, 1-to-1 काउंसलिंग करूं, उसको बताऊं कि किस तरीके से उसको आगे बढ़ना है, वो होगा। फिर हमारी जो एल्यूमिनी निकले हैं वो एल्यूमिनी महाविद्यालय के लिए कैसे उपयोगी हो सके, एल्यूमिनी को हम महाविद्यालय के साथ कैसे कनेक्ट कर पाएं, उनका ज्यादा से ज्यादा यूज कैसे कर पाएं, और एल्यूमिनी को हम किस तरीके से क्या करें, ये स्क्वीज करें। एल्यूमिनी स्पॉन्ज के जैसा है, उस स्पॉन्ज को लेके हम कैसे स्क्वीज करें। उस एल्यूमिनी में, उस स्पॉन्ज में ये जो पानी है इसको पूरा डाल देने से स्पॉन्ज क्या होता है, उसको सोख लेता है, राइट। तो इस महाविद्यालय में पढ़ने वाले को आपने बहुत सारा ज्ञान दिया होगा। बच्चा आपके पास कैसे आया, स्पॉन्ज के रूप में आया, उसमें आपने बहुत सारी चीजें भर दिया, वो भरी हुई चीज उसके पास है, अब आपको क्या करना है, स्क्वीज करना। मतलब हम वो लोग हैं जो सोसाइटी से बहुत सारे चीजें ले लिए हैं, अब हमारा अवसर यह है कि हम जो चीजें सोसाइटी से लिए हैं उसको सोसाइटी को वापस दे सके, तो हम उसको स्क्वीज कर सके, एल्यूमिनी को कनेक्ट कर सके। और प्रोग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स, कितने B.Ed से M.Ed में गए, कितने M.Ed से आगे PhD में गए, कितने लोगों को नौकरी मिली, कहां कहां कर नौकरी मिली, वो सारा का सारा पूरा टैप करके हमें रखने की जरूरत है। फिर गवर्नेंस, लीडरशिप और मैनेजमेंट। गवर्नेंस कैसा है, लीडरशिप कॉलेज की कैसी है, कॉलेज की लीडरशिप मतलब कौन कौन, मैनेजमेंट। कॉलेज की लीडरशिप मतलब हर एक टीचर। मेरा तो मानना रहता है कि कॉलेज का लीडर वो होता है जो टीचर होता है। टीचर ही क्या बन सकता है, लीडर बन सकता है। तभी तो आप 5 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो टीचर डे किसके लिए मनाते हैं, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण क्या थे, लीडर। वो क्या बने थे, क्या बने थे, भारत के प्रेसिडेंट बने थे कि नहीं बने थे,
सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे ना, तो एक टीचर क्या बन पाया? लीडर बन पाया ना। अब्दुल कलाम क्या थे? टीचर। एक साइंटिस्ट क्या बने? प्रेसिडेंट। तो एक टीचर कहां तक पहुंच सकता है? प्रेसिडेंट तक पहुंच सकता है। तो यदि टीचर प्रेसिडेंट तक पहुंच सकता है, तो हमारे एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे जो भोपाल के थे, कौन? शंकर दयाल शर्मा। जब वो वहां गए किसी सऊदी अरब की कंट्री में, तो उनका किंग उनको रिसीव करने आया पूरे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, और वो उनका चरण छुआ। तो लोगों ने तो आश्चर्य किया कि ये किंग कैसे इनके चरण छूने आ गया, हमारे यहां तो परंपरा ही नहीं है कि किंग किसी को रिसीव करने आ जाए, ये किंग क्यों आया? तो किंग ने बताया कि मैं जब वहां पर पढ़ता था तो ये मेरे शिक्षक थे, और मेरे शिक्षक आए हैं, इसलिए एक शिष्य के रूप में मैं इनका चरण वंदन कर रहा हूं। तो ये होती है शिक्षक की भूमिका। इसलिए एक शिक्षक जो टीचर होता है, वो कई सारे जो जॉब्स हैं उनका प्रोवाइडर होता है। एक टीचर जो होता है वो टेलर होता है, बहुत सारे जो पीसेस होते हैं उनको क्या करता है? जोड़ता है। एक टीचर जो होता है वो डॉक्टर भी होता है, बहुत सारे जो उसके व्याधियां होती हैं उनको भी वो सही करता है। एक टीचर जो होता है वो कॉबलर भी होता है, जूता भी सिलता है, वो जो फटा हुआ रहता है उसको भी वो सील देता है। एक टीचर जो होता है वो डेकोरेटर भी होता है, केक के ऊपर आइसिंग भी वही टीचर करता है। तो इसीलिए एक टीचर में सारी की सारी कलाएं अपने आप में निहित है। इसलिए टीचर बनना हर उस तरीके से क्या है? श्रेष्ठ है। कलेक्टर को भी कलेक्टर बनाने वाला भी कौन रहा होगा? तो इसलिए टीचर का जो कार्य है वो सबसे ऊपर का कार्य है। इसीलिए कहा जाता है इट्स अ नोबेल प्रोफेशन। तो उस प्रोफेशन में हम कैसे प्लानिंग कर पाते हैं, ट्रेनिंग कर पाते हैं, रिक्रूटमेंट कर पाते हैं, परफॉर्मेंस अप्राइजल कर पाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, और ओवरऑल लीडरशिप को कैसे डेवलप करते हैं। तो ये ओवरऑल लीडरशिप को कैसे डेवलप करते हैं, ये देखिए इसमें किस तरीके का लीडरशिप डेवलप होना चाहिए। साउंड नहीं आई क्या? का इंतजार किया है। चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ऊपर पे पाँव रखो और चलो बढ़ के चलो, ऊपर पे पाँव रखो और चलो बढ़ के चलो, पलक पकड़ के उठो, पकड़ के चलो, पलक पकड़ के उठो, पकड़ के चलो। चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले, चलो। गाने के बोल क्या थे? तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। ठीक। वो बच्चे को आपने देखा, एक पेड़ था, हम हमेशा क्या करते हैं, रास्ते में रुकावट आई तो उसको क्रॉस करके चले गए। हम महाविद्यालय कभी नैक कराना नहीं चाहते, क्योंकि नैक में हम पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, हमारी कमियां हमको दिखने लग जाती हैं, बिल्कुल वैसी दिखती हैं जैसे वो पेड़ रास्ते पे पड़ा हुआ था। तो पेड़ को हटाने का काम पहले जो व्यक्ति करता है वो होता है प्राचार्य। तो पहले हटाने का काम करने के लिए वो बच्चे के जैसा सामने में आता है। वो प्राचार्य को देखा देखी में उसका IQAC कोऑर्डिनेटर आता है, उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आते हैं, फिर उनकी देखा देखी में वो जो गाड़ी में एकदम कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, टीचर्स कहते हैं, वो फिर धीरे से आते हैं।
ठीक, और वो सब जब साथ देते हैं तो वो बाधा अपने आप हट जाती है। ठीक, तो इसीलिए ये जो था ये इसलिए भी था कि लीडर वहां कौन था? हर एक व्यक्ति लीडर था। गवर्नेंस किसकी थी? हर एक व्यक्ति की थी। मैनेजमेंट किसका था? हर एक व्यक्ति का था। वो प्रिंसिपल तो केवल एक पद है जो कि उन सारे लोगों को एक रास्ता दिखाने का काम करता है, लेकिन प्रिंसिपल यदि हेड है या ब्रेन है तो हम उसके क्या हैं? हाथ और पैर हैं। आपको कांटा कहां गड़ता है? पैर पे, लेकिन आह कहां से निकलती है? तो पैर से ही निकलनी चाहिए ना। तो यदि मुंह से निकल रही है, कांटा नीचे में गड़ता है और इतना ऊपर तक आके मुंह से आह निकलती है, इसके पहले संकेत कहां मिलता है? ब्रेन को। और ब्रेन कहता है तुम्हारा शरीर दर्द की अनुभूति कर रहा है, इसीलिए आह बोल, हिप हिप हुर्रे मत बोल। आप कांटा गड़ते ही साथ हिप हिप हुर्रे कहेंगे? आप चाह के भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आपको वैसा फील होता ही नहीं है। तो इसीलिए वो जब इतना जल्दी होता है तो वहां पर क्या होता है कि आप कैसे परसीव करते हैं, परसेप्शन आपका किस तरीके का है, तो वो भी बड़ा मायने रखता है। और इसीलिए आपको इंस्टीट्यूशन की पॉलिसीज में आपकी भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। उसके बाद ये क्राइटेरिया 6 का जो था, लीडरशिप कैसा होगा, विजन मिशन में आपको बताया था, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, फैकल्टी का एम्पावरमेंट कैसा होगा, फिर फैकल्टी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल अब बदल के सिस्टम में हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके यहां मैडम थी, कौन? स्वाति मैडम। स्वाति मैडम क्या थी? आईक्यूएसी प्रभारी थी। उन्होंने आईक्यूएसी को पूरा चलाया, उन्होंने आईस्पेल से एमओयू करवा दिया, सब करवा दिया, उन्होंने सब करा के वो यहां से दूसरे जगह चली गई। अब वो क्वालिटी एश्योरेंस सेल था, अब वो बदल क्या जाना चाहिए? सिस्टम हो जाना चाहिए। व्यक्ति वहां से चला गया, लेकिन वो क्या बन गया? सिस्टम। व्यक्ति के जाने से कभी भी परिवर्तन रुकना नहीं चाहिए, बल्कि वो लगातार होते रहना चाहिए। तब जाके आईक्यूएसी किसमें बदलेगा? आईक्यूएएस में बदलेगा। और वही बदलाव करने की जरूरत है। इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज और बेस्ट प्रैक्टिस, मैंने शुरुआत ही वैल्यूज से की थी। हर एक इंस्टीट्यूशन की अपनी वैल्यू होगी और हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना बेस्ट प्रैक्टिस होगा। आपके यहां बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? पॉलिथीन यूज करते हैं कि नहीं? नहीं करते। प्लास्टिक यूज करते हैं कि नहीं? नहीं करते। मैडम ने कहा बिल्कुल नहीं करते सर। ठीक, ये प्लास्टिक है हमारा, राइट, और ये सारे बलून्स है हमारे, राइट। और भी मैं प्लास्टिक आपको कई सारा जगह में देखते जाइएगा, आपको दिखते चले जाएंगे प्लास्टिक्स, राइट। यदि हम कहते हैं तो उसका हमें अमल भी करते बनना चाहिए। मैंने शायद मैडम के यहां भी यही कहा था कि प्लास्टिक नहीं करते तो बॉटल तो है, तो आप कह सकते हैं सर सिंगल, हाँ आप उस पे आ जाइए। मैं इसलिए आपको घुमा रहा था बहुत सारी तरीके। बेस्ट प्रैक्टिस आप खोजिए मत, आपके पास बहुत होंगे। जब नैक बेस्ट प्रैक्टिस कहता तो आप मान के चलिए कि आपके पास बहुत सारे प्रैक्टिसेस पहले से हैं। उन प्रैक्टिस में आप क्या निकालेंगे? गुड निकालेंगे पहले। फिर गुड, मान लीजिए आपके पास 50 प्रैक्टिस हैं, उसमें से गुड कितनी हुई? 25। गुड के बाद कंपैरेटिव डिग्री में आइए, क्या होगा? बेटर। बेटर आपके पास 10 हैं। बेटर में से नैक क्या मांग रहा है? बेस्ट। कितना चाहिए? तो आपके पास 50 प्रैक्टिस में गुड कितनी है? 25। बेटर कितने हैं? 10। बेस्ट उनमें कितना है? 4। 4 में से भी अच्छे और कौन से हैं? 2। तो नैक को 2 चाहिए। 2 कहां से हो सकता है? करिकुलर एस्पेक्ट से हो सकता है, टीचिंग लर्निंग से हो सकता है, तीसरा क्राइटेरिया से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 6 से। आप कह सकते हैं सर हमारे यहां तो कागज का यूज ही नहीं होता, पूरा का पूरा हम नोटिस जो है वो व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल में भेज देते हैं। और यदि कागज में निकालना भी पड़ा सर, तो हम ये जो कागज है इसमें निकालते हैं सर, और इसके बाद पहले पन्ने में निकाले और दोबारा जो होगा वो उसके पीछे में निकाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं सर? उसके बाद तो ये करते हैं, उसका वो सारा इकट्ठा करते हैं, पेपर पल्प बनाते हैं, और पल्प बनाने के बाद सर आपको अभी जो हमने पॉट दिया ना, वो तो हमारे पेपर पल्प का ही बना हुआ पॉट है सर। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ये हमारे यहां की बेस्ट प्रैक्टिस हो गई। आपकी बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक। दूसरा आपने बनाया सर ये जो सारे बॉटल्स थे, इन सारे बॉटल्स को हमने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उसको डिजाइन करके हमने उसके ऊपर सीमेंट लगा के ये जो चबूतरा बना है ये पूरा का पूरा हमारे प्लास्टिक के बॉटल्स के ऊपर बना है, और हमने इसमें कहीं पर भी ब्रिक का यूज किया ही नहीं है, और उसी से पूरा ये सॉलिड स्ट्रक्चर हमारा तैयार हुआ है। ये भी है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। अगला आप बता सकते हैं
कि सर हम अपने यहां पर जितने भी फैकल्टी मेंबर है सबको हमने कहा है कि सबका यूट्यूब चैनल होना चाहिए और हर एक के सर 10-10 वीडियोस आप देख सकते हैं उनके टीचिंग से रिलेटेड। तो हर एक फैकल्टी हमारे जो है डिजिटलाइजेशन की ओर है और डिजिटल कंटेंट उनके उपलब्ध हैं। ये हमारे यहाँ की बेस्ट प्रैक्टिस। तो आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस कितने हो सकते हैं? आप जितना खोजिए उतने आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस मिलते चले जाएंगे। तो ये हमको करने की जरूरत है, जो आपके यहाँ है वही आपकी बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए और वही आपको ले जाना है इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज में, बेस्ट प्रैक्टिस में और डिस्टिंक्टिवनेस में। डिस्टिंक्टिव मतलब यूएसपी, यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट। सर यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? सर हमारे यहाँ की इन फैकल्टी को हर सेमिनार कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं रिसोर्स पर्सन के रूप में बुलाया जाता है। तो ये इनकी क्या हो गई? यूएसपी हो गई। इनकी यूएसपी सर इनके 100 पेपर पब्लिश्ड हैं सर, ये इनके क्या हो गए? यूएसपी। इनकी क्या है सर? इनकी यूएसपी ये है कि जहां कहीं भी आपको जेंडर इक्वालिटी पे सेमिनार कराना है, नेशनल इंटरनेशनल, इनको बुलाया जाता है। फिर इनकी यूएसपी क्या है? तो हर एक इंडिविजुअल की यूएसपी क्या हो गई? अलग अलग हो गई। कॉलेज की यूएसपी क्या है? सर कॉलेज में जब भी यूनिवर्सिटी की कोई टीम गठित होती है तो उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे कॉलेज के बिना तो वो हमारी यूएसपी। हमारे बच्चे कोई सा भी ऐसा गेम्स नहीं है जिसमें हमारे यहाँ के बच्चे सेलेक्ट होते नहीं। सर कोई भी ऐसी मेरिट लिस्ट नहीं है जिसमें हमारे यहाँ के बच्चे एक दो उसमें आते ही ना हो। ये भी हमारे यहाँ की क्या है? यूएसपी है। तो आपकी यूएसपी क्या हो गई? अलग अलग होती चली गई। इंडिविजुअल की होगी, फिर किसकी होगी? डिपार्टमेंट की होगी, फिर किसका होगा? इंस्टीट्यूशन का या कॉलेज का होगा। तो उस हिसाब से यदि चलते हैं तो ये है लुक बियॉन्ड मार्क्स। तो मार्क्स से ही सब कुछ नहीं होता। तो इसका भी एक वीडियो आपको दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे आप इसमें से गार्जियन भी हैं और अपने बच्चों पर लगातार प्रेशर डालते हैं आप। तो एक बार देख लीजिएगा। ये बोर्नवीटा का है। May I help you, sir? Hello, ma'am. Additional 10 calories. Yes. How much is this for? Tennis racket? It's free. Sorry? Ma'am, it's free. Sir, it's free. No, beta. Why? How come? Actually, this is my camera. This is my keyboard. मैं इन शूज को पहन के बहुत सारे फुटबॉल मैचेस जीता हूँ। एक पापा कहते हैं इन सबसे लाइफ नहीं बनेगी। 90% लाइफ। So I play keyboard and I play guitar. But my parents say that this won't make my life. Yeah, your parents are absolutely wrong. हाँ। मेरे डैड ने कहा कि टेनिस का इंडिया में स्पोर्ट ही है। मेरे फादर doesn't want me to play tennis. पापा कहते हैं कि गिटार बजाने से मन थोड़ी ना बन जाएगी। मॉम डैड कहते हैं कि art can only be a hobby, or you know. But if they say that if you don't get into a good college, you won't have a good career, then you have to get good marks, then these things will be distractions for you. Let me talk to your parents. सर आपकी कभी 90% है नहीं, कभी नहीं। और 90% लाना सब कुछ है भी नहीं। So if I give it to you, at least my parents will be happy that I'm focusing on the study. But you know, you can also understand. They know parents finally, so they are more experienced. Yes, marks तो है important. मैं पढ़ाई में बुरा नहीं हूँ, लेकिन फुटबॉल में ज्यादा अच्छा। But simply of course. Thank you. I want to be the next Ronaldo. Promise me one thing. You're gonna not fight against them. I want you to take your stand, alright? And somewhere down the line, I want you to come and take the guitar back. Okay. Promise me that. I promise. I can understand because we've all gone through it. मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये गलती मैं अपने बच्चों के साथ भी कर रही हूँ। I think this is one of the reasons that we are lagging behind in Olympics. Like we are not winning Oscars. कितने पेरेंट्स ऐसा कर पाते हैं? इसलिए हम फिल्में देखते हैं तो आंख में आंसू आ जाते हैं जब आप तारे जमी पर देख के आते हैं। वो लास्ट सीन में जब वो बच्चा बैठ के पेंटिंग बनाता है और पेंटिंग में जब उसको अवार्ड मिलता है तो सारे की सारी आंखें क्या हो जाती हैं? नम हो जाती हैं। नम इसलिए होती हैं कि वो जो देना चाहता है संदेश वो आपके मन को लगता है।
और जब जब आप मन से काम करेंगे तब तब मन का ठीक उल्टा होता है, मतलब नम हो जाती है। मन जहां लगता है वहां अपने आप नमी आ जाती है, आर्द्रता आती है, और इसलिए मन लगा हुआ होना चाहिए। यदि आप दिमाग से काम करेंगे तो एक भी दोस्त नहीं बनेगा, लेकिन दिल से काम करते हैं तो न जाने कितने दोस्त बन जाते हैं। इसलिए माई FM 94.3 कहता है जियो न कि दिमाग से। इसलिए डॉक्टर कहता है ब्रेन डेड हो गया है फिर भी आदमी जिंदा रहता है, क्योंकि दिल धड़कता रहता है, और वो दिल धड़कता हुआ होना चाहिए। इसलिए बच्चा मार्क्स में कितना पा रहा है ये उतना मायने नहीं रखता। आज कोई सचिन तेंदुलकर से नहीं पूछा कि ग्रेजुएशन कितने साल में किया, किसी ने सचिन तेंदुलकर से ये नहीं पूछा कि परसेंट कितना आया था, बल्कि हर कोई ये जानता है सचिन तेंदुलकर ने कितने सेंचुरीज बनाई हैं, राइट। तो इसलिए जब व्यक्ति सफल हो जाता है तो किस पे सफल हुआ या कैसे उसका बैकग्राउंड था ये पूछा नहीं जाता। इसलिए मार्क्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंपॉर्टेंट वो होता है कि वो जीना क्या चाहता है। आप बीइंग अ पेरेंट, मैं अपने सपनों को अपने बच्चों के आंखों में रख के अपना सपना पूरा करता हूं। सुबह उठ के 6 बजे उसको स्विमिंग में ले जाता हूं, 8 बजे आता है उसको टेनिस खिलाने ले जाता हूं, फिर आता है उसको स्कूल भेजता हूं, फिर आता है ट्यूशन भेजता हूं, फिर आता है उसको संगीत के लिए भेजता हूं, फिर आता है उसके बाद कहीं भेजता हूं। वो इतना थका हारा रहता है, किसी दिन तो पेट पकड़ के बैठ जाता है, पेट दर्द कर रहा है, जबकि कुछ दर्द नहीं करता रहता है। आप उसको मशीन बना के रख दिए हैं। और ऐसे बच्चे जब इतने तनाव आप दे देते हैं तो उसके बाद कहीं सिलेक्शन नहीं होता है तो इसका सहारा होता है, या तो इससे लटक जाते हैं, या आपके टेंशन को झेल नहीं पाते हैं तो कहीं पर कूद के अपनी इहलीला समाप्त कर लेते हैं। इसलिए सुसाइडल रेट इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि आप तो प्रेशर देते हैं, बगल वाला भी लगातार पूछता है आपका छोटू आजकल क्या कर रहा है, 2 साल से तो छोटू यही दिख रहा है, वो करता क्यों नहीं, कुछ क्यों नहीं करता। वो छोटू जिसको आप कहते हैं किसी काम का नहीं है, वही छोटू आपके सबसे ज्यादा काम का होता है। जब आप अपने बच्चों को सिलेंडर देने के लिए बुलाइए तो कहते हैं पापा नहीं मैं नहीं आ सकूंगा, मुझे तो पढ़ना है, टेस्ट है, 90% लाना है। वो छोटू तो पढ़ता नहीं है, उसको तो आप लेके चले जाते हैं। सब्जी लाना होता है तो वही जाता है, कहीं काठी के लिए बांस लाना होता है तो भी कौन जाता है, छोटू जाता है। क्योंकि छोटू पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई में उसका इंटेलिजेंट क्वोशंट कम है, लेकिन उसका इमोशनल क्वोशंट आपके बच्चे से कई गुना ज्यादा है, सोशल क्वोशंट आपके बच्चे से कई गुना ज्यादा है, रिलीजियस क्वोशंट आपके बच्चे से कई गुना ज्यादा है, साइकोलॉजिकल क्वोशंट आपके बच्चे से कई गुना ज्यादा है। लेकिन छोटू को आप कहते हैं तू किसी, लेकिन सब काम का वही छोटू होता है। तो इसीलिए ये हमें लुक बियॉन्ड द मार्क्स करना चाहिए। ये असेसमेंट का प्रोसेस है, इसको मैं छोड़ के आगे बढ़ता हूं। ये पॉइंट्स टू रिमेंबर, सिंगल विंडो, ये भी छोड़ता हूं। फिर ये है समरी, ये है कि आपको सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी असेसमेंट भरना है, फिर आपका SSR बनेगा। SSR जमा करने के बाद आपका डेटा वैलिडेशन वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद प्री क्वालिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका SSS स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे कि आपके स्टूडेंट आपके कॉलेज से कितना सेटिस्फाइड है वो, फिर उसके बाद ऑन साइट विजिट जो कि पीयर टीम की होगी। और ये ग्रेडिंग है, तो ग्रेडिंग किस तरीके से होने चाहिए, D सबसे लोएस्ट है, और उसके बाद कहां से है, C से लेके A तक। और जहां पर मैडम यहां पर हैं 2.91, ये देखिए यहां पर है ये, और ये यहां पर देखिए एकदम बीच में है ये, राइट। अब इनकी उड़ान जो है यहां से यहां तक की होनी चाहिए। ये है लीप, इतना जंप करना है कि यहां से हम यहां तक पहुंच जाएं, और ये यहां से यहां पहुंच जाते हैं। तो ये NEP का बहुत सारा है, इसको तो मैं बाद में ले लूंगा आपके लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। वही क्या करेगा, प्लानिंग करेगा, वही काम को भी करेगा, वही उसके लैकुनास को चेक करेगा, वही एक्ट करेगा, और उस तरीके से कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट होगा। तो आपने मुझे सुना बहुत देर तक, आपका हृदय से आभार।